हेलो बालक, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ मजे में होंगे। मैं भी बहुत मजे। हमने हमारे प्रीवियस सेशन में चैप्टर 4 को कंप्लीट किया था। नाउ वी आर गोइंग टू डू द चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 की अगर हम बात करें तो ये आपके सिलेबस का एसएम का लास्ट चैप्टर। चैप्टर 4 तक आपने बहुत ही स्मूथली आप कह सकते हैं मीडियम पेस्ड रिवीजन किया है, और सेम मैं आपको चैप्टर 5 में भी रखूंगा। चैप्टर 5 की अगर हम बात करें तो चैप्टर 5 में बेसिकली यू विल बी स्टडिंग अबाउट द इंप्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन। ये चैप्टर इंप्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन की बात करते हैं। स्ट्रैटेजी का फॉर्मुलेशन हम कर चुके हैं। इंट्रोडक्शन हमने पहले चैप्टर में लिया था, उसके बाद हमने एनालिसिस लिया था, और फिर हमने फॉर्मुलेशन लिया था। हर एक लेक्चर में, कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में दोनों जगह आपके नोट्स डले हुए हैं। तो आप किसी भी लेक्चर का नोट्स अगर डाउनलोड करना चाहते हैं, जो डेफिनेटली आप करना चाहोगे, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। स्ट्रैटेजी, इंप्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन की अगर हम बात करें, सो दिस इज आवर चैप्टर नंबर 5। In practice, strategists do not go through the process in lockstep fashion. यहीं से शुरू करो, इसी बात को समझना शुरू करो कि क्या स्ट्रैटेजी में स्ट्रैटेजिस्ट लॉक स्टेप फैशन में मूव करते हैं। क्या लॉक स्टेप फैशन का मतलब क्या हुआ कि एक स्टेप किया फिर दूसरा स्टेप पे गए। इज इट लाइक कि फॉर्मुलेशन किया फिर इंप्लीमेंटेशन पे गए फिर इवैल्यूएशन किया। तो आप बोलोगे नो, इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का जो प्रोसेस है वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, और आपको बहुत ज्यादा बैक फोर्थ आपको देखने को मिलेगा। जिस तरह हायरार्की में बैक फोर्थ होता है, उसी तरह आपके एसएम के प्रोसेस में भी आपको बैक फोर्थ मूव करना होता है, राइट। सो आप बोलोगे नहीं, इट्स नॉट गोज इन अ लॉक स्टेप फैशन। इस चैप्टर में जैसा कि नाम इंडिकेट कर रहा है कि आपको इंप्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल के बारे में यू हैव टू स्टडी। तो चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को, सीधे मुद्दे पे आते हैं। स्ट्रैटेजी, इंप्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन आर क्रिटिकल फेजेस ऑफ द प्रोसेस ऑफ एसएम in an organization. We know that it is a critical phase, क्योंकि हम कहते हैं if you are not going to implement, don't plan. सीधी सी बात है, अगर आप इंप्लीमेंट नहीं करने जा रहे हो तो प्लानिंग मत करो। तो इंप्लीमेंटेशन इज एसेंशियल, सो इट्स अ क्रिटिकल फेज, और सक्सेस एंड फेलियर का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन आपके इंप्लीमेंटेशन पे होता है। इंप्लीमेंटेशन की बात करें तो इसका क्या मतलब होता है? इट मींस पुटिंग प्लान इनटू एक्शन। जो भी प्लान हमने डेवलप किया, उस प्लान को क्या देना? एक्शन देना, एग्जीक्यूट करना इज बेसिकली योर इंप्लीमेंटेशन। So आपके तो it involves putting the plan and initiative developed as a part of a strategy into action, right? And what is evaluation? तो इस चैप्टर में दो चीजें हैं, implementation and evaluation. तो implementation means putting plan into action और putting a strategy into action. But what does it mean by evaluation? Evaluation simply means the process of measuring and assessing the effectiveness of these actions. ये जो actions हमने लिए हैं, इनकी क्या effectiveness है? That what we have to measure. तो इवैल्यूएशन में वी सी कि जिस तरह से हम चाहते थे उसी तरह से चीजें कैरी ऑन हो रही हैं। जो ऑब्जेक्टिव्स हम अचीव करने के लिए हमने प्लान को रोल आउट किया था, क्या वो ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो रही हैं, और अगर नहीं हो रही हैं तो किस तरह के करेक्टिव एडजस्टमेंट्स की जरूरत है। सो दैट यू विल बी डिसाइडिंग इन द इवैल्यूएशन। सो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू सी द इंप्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन। वी विल इंप्लीमेंट आवर एक्शन एंड वी विल इवैल्यूएट द रिजल्ट, कि हमारा रिजल्ट किस तरह का आ रहा है, राइट। सबसे पहले इन दिस चैप्टर वी हैव टू स्टडी अबाउट द एसएम प्रोसेस। एसएम प्रोसेस तो पहले भी हो सकता था सर, इस चैप्टर में क्यों आया? तो कोई बात नहीं, इस चैप्टर में डला है तो कोई बात है ना, बहुत ज्यादा लॉजिक नहीं ढूंढना है यहाँ। बट हाँ, एक बात तो है कि अगर हम एसएम के प्रोसेस की बात करें, इस प्रोसेस के बारे में हम ऑलरेडी बहुत कुछ जानते हैं, और एसएम के प्रोसेस का एक स्पेसिफिक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, और वो इंप्लीमेंटेशन से रिलेटेड। देखो जरा, the process of developing an organization's strategy is quite methodical. Quite methodical process है किसी भी कंपनी के स्ट्रैटेजी को डेवलप करना। और यही रीजन था कि जब हम लिमिटेशंस ऑफ स्ट्रैटेजी पढ़ रहे थे, तो वहां हमने देखा था कि दो बहुत प्रोमिनेंट डिसएडवांटेज थे या लिमिटेशंस थे। एक ये कॉस्टली होता है, और एक ये टाइम कंज्यूमिंग, राइट। सो टाइम कंज्यूमिंग एंड कॉस्टली क्यों था? आपको याद होगा कि हमने कहा था सर वी डू एनालिसिस, और एनालिसिस टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। तो अगर हम एसएम को, स्ट्रैटेजी को डेवलप करने जा रहे हैं, तो ये प्रोसेस मेथोडिकल है। इसलिए मेथोडिकल है बिकॉज वी हैव टू डेवलप आवर विजन एंड मिशन, वी हैव टू एनालाइज आवर एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनवायरमेंट, एंड देन वी गो फॉर फ्रेमिंग आवर ऑब्जेक्टिव, एंड देन वी गो फॉर जनरेट, इवैल्यूएट एंड सेलेक्ट द स्ट्रैटेजी। इट्स अ वेरी मेथोडिकल प्रोसेस। आप इसको रैंडमली स्ट्रैटेजी डेवलप नहीं किया जा सकता। आपको याद होगा हमने कहा था फॉर्मुलेशन कैन नॉट बी डन बेस्ड ऑन इंट्यूशन और ओपिनियन।
ओपिनियन और इंट्यूशन के आधार पे स्ट्रैटेजी को फॉर्मुलेट नहीं किया जाता, बल्कि इन डेप्थ एनालिसिस के आधार पे स्ट्रैटेजी को फॉर्मुलेट किया जाता है। तो बड़ा मेथोडिकल प्रोसेस है, पहली बात। दूसरी बात, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस इज डायनामिक एंड कंटिन्यूअस। दिस ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड, इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। So you have formulated a strategy, you have implemented it, and then you do the evaluation. Evaluation में if you find that you have to change your objective, तो फिर आपको अपने ऑब्जेक्टिव को चेंज करना होगा। मतलब एसएम के प्रोसेस के किसी भी एलिमेंट में अगर चेंज होता है तो इसका असर दूसरे एलिमेंट्स पे हो सकता है, या हो सकता है आपको पूरे प्रोसेस को ही चेंज करना पड़ जाए। एंड दैट इज व्हाई वी से इट इज अ डायनामिक एंड कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। दैट इज सेकंड स्टेटमेंट, दोनों को ध्यान रखना है। Now we talk about the SM मॉडल, फ्रेड आर डेविड का मॉडल है ये। SM मॉडल की जब हम बात करते हैं तो बड़ा एक सिंपल सा मॉडल हमारे को दिया गया है हमारे सिलेबस में, राइट, जो फ्रेड आर डेविड का है। तो आप कहते हो ये बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव मॉडल है बिकॉज इट कवर्स ऑल एलिमेंट, वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल है, बट ये भी सक्सेस के श्योर शॉर्ट गारंटी नहीं देता। ये SM के सारे एलिमेंट्स को डायग्रामेटिकली शो करता है हमारे लिए, राइट। ये मॉडल बताता है कि SM एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ये कुछ जनरल बातें हैं मॉडल के बारे में जो ध्यान में रखनी है। SM मॉडल इज वाइडली एक्सेप्टेड एंड इज कॉम्प्रिहेंसिव। द मॉडल लाइक एनी अदर मॉडल ऑफ मैनेजमेंट डज नॉट गारंटी short success, but it does represent a clear and a practical approach for formulating, implementing and evaluating the strategy. So this model shows you that how to formulate, implement and evaluate the strategy. ये short success नहीं देता। Relationship among major component of the SM processes are shown in the model. तो जो मेजर कंपोनेंट्स है उनके बीच के रिलेशनशिप को ये मॉडल आपको क्या करता है, शो करता है। तो बड़ा एक सिंपल सा मॉडल है हमारे पास। फ्रेड आर डेविड का मॉडल क्या कहता है, देखो ये सिंपल है, बहुत ही सिंपल है टू अंडरस्टैंड। दैट वी क्राफ्ट द विजन, मिशन एंड ऑब्जेक्टिव। ठीक है, इनका कहना है कि हमने क्या किया, विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव को क्राफ्ट किया। एंड वी डू एनालिसिस। तो आपका एनवायरमेंटल एनालिसिस है, आपका ऑर्गेनाइजेशनल अप्रेजल है, ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस बोल दो या ऑर्गेनाइजेशनल अप्रेजल बोल दो। देन यू हैव द फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रेटजी, सो यू हैव द जनरेट, इवैल्यूएट एंड सेलेक्ट। जनरेट, इवैल्यूएट एंड सेलेक्ट स्ट्रेटजी, देन वी इंप्लीमेंट द स्ट्रेटजी एंड देन वी इवैल्यूएट एंड कंट्रोल। इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल हमारा लास्ट में। इस तरह से आपका क्या होता है, दिस इज योर फ्रेड आर डेविड्स मॉडल। और देयर शुड बी फीडबैक एंड कम्युनिकेशन मैकेनिज्म इन प्लेस। तो ये डेविड का मॉडल था और डेविड का कहना है कि दिस इज अ कॉम्प्रिहेंसिव मॉडल एंड यस दिस इज अ कॉम्प्रिहेंसिव मॉडल, इट इज वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल बिकॉज इट कवर्स एवरीथिंग। हम बात करते हैं फीडबैक एंड कम्युनिकेशन की, दैट इज कवर्ड। So for good management there should be a proper feedback and communication mechanism. ये मॉडल सजेस्ट करता है कि the SM process is a continuous process. ये continuous process है, हर एक स्टेप से आपके पास फीडबैक आता है, accordingly you will keep changing, right? So ये continuous process है। आप देखोगे इसमें 3 स्टेप आपको दिखाई देंगे। That is a process of what? Formulation, implementation and control. Formulation, implementation and control. फिर हमने कहा कि हमें शॉर्ट सक्सेस नहीं देता, शॉर्ट सक्सेस नहीं देता, लेकिन ये क्या बताता है, ये रिलेशनशिप बताता है डिफरेंट स्टेप्स और स्टेजेस ऑफ एसएम के जो डिफरेंट स्टेप्स एंड स्टेजेस है उसके बीच का रिलेशनशिप ये जरूर शो करता है। तो यही मॉडल है बेसिकली फ्रेड आर डेविड का। मॉडल को ध्यान में रखिएगा, मॉडल हो सकता है आपको एग्जामिनेशन में बनाने की जरूरत पड़ जाए, राइट। तो मॉडल के हिसाब से अगर हम देखें तो वी हैव सर्टेन स्टेजेस इन आर एसएम। सबसे पहला स्टेज क्या था, डेवलपिंग विजन, मिशन एंड ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव हमने मेंशन किया था क्या मॉडल में, तो विजन, मिशन एंड ऑब्जेक्टिव, विजन, मिशन एंड ऑब्जेक्टिव, दैट वी डू हियर इन स्टेज 1। इसके बाद हम जाते हैं एनवायरमेंटल एंड ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस, जहां एनवायरमेंटल एनालिसिस एक्सटर्नल एनवायरमेंट की बात करता है, ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस इंटरनल एनवायरमेंट की बात करता है। देन वी हैव द फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रेटजी। 3 स्टेप में आप स्ट्रेटजी को फॉर्मुलेट करते हैं, जनरेट, इवैल्यूएट एंड सेलेक्ट। देन यू हैव द इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटजी एंड लास्ट में आपका स्ट्रेटेजिक इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल। ये जो 5 स्टेप का प्रोसेस है, दिस इज बेसिकली दिस इज द प्रोसेस गिवन बाय द फ्रेड आर डेविड। इसमें आपके पास टोटल कितने स्टेजेस हैं, 5 स्टेजेस हैं और इन 5 स्टेजेस में आपका एसएम का प्रोसेस कंडक्ट होता है, ठीक है। अब इन स्टेजेस को हमें पढ़ना है। अब जब ध्यान देने की बात क्या है, देखो विजन हम पहले देख चुके हैं, मिशन हम पहले देख चुके हैं, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को हमने पहले पढ़ा हुआ है, एनालिसिस पे हमने 2 चैप्टर कवर किया हुआ। तो अब ये 2 स्टेप तो ऐसे है ना, ये दो स्टेप जो है ना, 2 ही स्टेप नहीं, तीसरे पे भी आओ, फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रेटजी।
ये भी आपने सब कुछ पढ़ लिया है, सारे स्ट्रैटेजी को आप फॉर्मुलेट कर चुके हो, यानी कि ये तीनों ही स्टेप आप ऑलरेडी जानते हो बालक, इसमें कुछ भी नया नहीं है, इसको आपने ऑलरेडी पहले पढ़ा हुआ है। नाउ यू हैव टू थिंग्स न्यू, इंप्लीमेंटेशन एंड स्ट्रैटेजी, इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल, जो बेसिकली आपके चैप्टर 5 में डील होता है। अदरवाइज इस प्रोसेस में का जो शुरू का 3 स्टेप है वो आप पीछे के 4 चैप्टर्स में आपने कवर किए, तो इस पे आपको ज्यादा काम नहीं करना और इस पे आपको ज्यादा काम करना, और यही रीजन है कि यहां से क्वेश्चंस आते हैं। स्टेप नंबर 4 से क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं अक्सर। मैं बस एक रिव्यू दूंगा। देखो, वी हैव द फर्स्ट स्टेप, विजन, मिशन एंड ऑब्जेक्टिव। आप जानते हो कि जो विजन है कंपनी के डायरेक्शन को बताता है ना, प्रोडक्ट, कस्टमर, मार्केट, टेक्नोलॉजी, फोकस को बताता है, दैट इज बेसिकली इंक्लूडेड इन अ विजन। A strategic vision delineates management aspirations for the organization and highlight a particular direction, a straight path for it to follow in preparing the future and molds its identity. So how we are going to see ourselves, down the अब कहते हैं 30 year down the line or so, या फ्यूचर में हम अपने आप को कैसे देखना चाहते हैं, फ्यूचर में हमारी क्या आइडेंटिटी होगी, क्या हमारी यूनिक पोजिशनिंग होगी, where we want to go, what we want to become, that is basically your vision. A clearly articulated vision communicates management's aspiration to the stakeholders. We know that a clearly articulated vision will steer entire organization in a single direction towards the future. So vision क्या है, vision के क्या elements हैं, ये आप already पढ़ चुके हो, उसी चीज को continue करना है। यहां आपको नया theory learn नहीं करना, बिल्कुल मत करना। We have the goals and objectives. We know that goals and objectives क्या बताता है हमारे लिए क्या ये टारगेट है, the quantum of growth the firm seeks to achieve in a given time frame. आप कितना ग्रोथ अचीव करना चाहते हैं ये आपको पता चलेगा गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स से। वी नो दैट ऑब्जेक्टिव्स आर नीडेड एट ऑल ऑर्गेनाइजेशनल लेवल। हम जानते, अच्छा, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स आर डिराइव्ड फ्रॉम विजन एंड मिशन, एंड गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स आर नथिंग बट द परफॉर्मेंस टारगेट्स। याद होगा आपको, ऑब्जेक्टिव्स आर नीडेड एट ऑल ऑर्गेनाइजेशनल लेवल। अब ये भी एक स्पेसिफिक क्वेश्चन बन सकता है, इसको ध्यान में रखना है। क्या बोलोगे? हाँ, ऑर्गेनाइजेशन, हर एक ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे ऑब्जेक्टिव का होना क्या है, जरूरी है, बिकॉज ऑब्जेक्टिव डायरेक्शन देता है, पर्पस देता है काम करने का। तो जाहिर सी बात है, चाहे वो टॉप लेवल हो, मिड लेवल हो या लोअर लेवल हो, सबके लिए डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स का होना क्या है, जरूरी है। ऑब्जेक्टिव सेटिंग शुड नॉट स्टॉप विद टॉप मैनेजमेंट establishing of company wide performance targets. Company objective need to be broken down into performance target for each separate business, product line, functional department and individual work unit. So सिर्फ ओवरऑल ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, बल्कि हम क्या करते हैं, उस ऑब्जेक्टिव को भी ब्रेक डाउन इनटू ऑब्जेक्टिव फॉर पर्टिकुलर यूनिट, पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, पर्टिकुलर इंडिविजुअल तक वो ऑब्जेक्टिव क्या होता है, डेलीगेट किया जाता है। सो दैट इज व्हाट वी से हियर, ऑब्जेक्टिव्स आर नीडेड एट और ऑल ऑर्गेनाइजेशनल लेवल। ठीक है, सेकंड आगे आपका एनालिसिस, एनवायरमेंटल एनालिसिस यू स्टडीड, एक्सटर्नल आपने पढ़ा, माइक्रो मैक्रो एनालिसिस आपने देखा, इंटरनल एनालिसिस आपने देखा, दोनों को कंबाइन करके आपने SWOT एनालिसिस को भी पढ़ा है, तो यहां भी आपको टाइम देने की जरूरत नहीं है। दिस स्टेज इज डायग्नोस्टिक फेज ऑफ स्ट्रेटेजिक एनालिसिस। इट एंटेल्स 2 टाइप्स ऑफ एनालिसिस, एक है आपका एनवायरमेंटल स्कैनिंग, एक है आपका ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस। तो एनवायरमेंटल स्कैनिंग एंड ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस के थ्रू आपको क्या मिलता है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट based on which strategy is formulated। तो आप अगले स्टेज पे जाते हैं, फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी के फॉर्मुलेशन में there are 3 steps। सिंपली बोलोगे आप, जनरेट, इवैल्यूएट एंड सेलेक्ट, GES। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू जनरेट वेरियस ऑल्टरनेटिव्स। क्या करते हैं हम, वेरियस ऑल्टरनेटिव्स को जनरेट करते हैं। ऑल्टरनेटिव्स को जनरेट करने के बाद हम उसे इवैल्यूएट करते हैं और फिर जो बेस्ट ऑप्शन होता है उस बेस्ट ऑप्शन को वी सेलेक्ट। तो जनरेट, इवैल्यूएट एंड सेलेक्ट is a 3-step process for formulation of strategy. This first step in strategy formulation is developing alternatives. हमने क्या किया, alternatives को generate किया या develop किया in the light of strength and weaknesses and opportunity and threat in the environment. The second step is deep analysis of various alternatives for the purpose of choosing the most appropriate alternative. तो पहले में क्या करना होता है, in strategy formulation we develop strategic alternatives, we generate strategic alternatives, and then we study that along with the SWOT to select the best possible alternative. तो आपने generate किया, आपने evaluate किया, आपने select किया, that is called as formulation of strategy. Once you have selected the best strategy, the most suited strategy, then you will go for the implementation. इस प्रोसेस में आपको implementation step को लेके बहुत केयरफुल रहना है, यहीं से क्वेश्चंस आते हैं।
बाकी बाकी 3 स्टेप से वो क्वेश्चन क्यों पूछेंगे, बड़ा आसान है ना। बाकी 3 स्टेप से क्वेश्चन अगर वो पूछते हैं तो प्रीवियसली आपने पढ़ा है, वहां से पूछेंगे ना, क्योंकि उसके लिए हमारे पास डेडिकेटेड चैप्टर्स हैं, राइट। सो हम चलते हैं अब इंप्लीमेंटेशन पे, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इंप्लीमेंटेशन का मतलब क्या है, पहले ही हमने कहा था पुटिंग स्ट्रेटजी इनटू एक्शन। इंप्लीमेंटेशन सिंपली मींस स्ट्रेटजी को एक्शन देना। जो भी हमारा प्लान ऑफ एक्शन था, उस प्लान ऑफ एक्शन को जब हम एक्चुअली ग्राउंड लेवल पे एग्जीक्यूट करना शुरू करते हैं, दैट इज व्हाट द इंप्लीमेंटेशन इज ऑल अबाउट। सो इंप्लीमेंटेशन एंड एग्जीक्यूशन आर ऑपरेशंस ओरिएंटेड एक्टिविटी aimed at shaping the performance of core business activities in a strategy supportive manner. It is most demanding and time consuming part of the strategic management process. अब ध्यान में रखना है इस बात को, और ये बताने वाली बात नहीं है। आप कहते हो हाँ ये बहुत सिंपल है, that is most demanding. You will have to devote lot of resources here and it will take huge time. So planning से ज्यादा टाइम इंप्लीमेंटेशन में जाता है, प्लानिंग से ज्यादा हेडेक इंप्लीमेंटेशन में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि यहां एक्चुअल ग्राउंड वर्क है और जो भी आपने प्लान किया था आप उसे एग्जीक्यूट कर रहे हो, राइट। इसीलिए अगर आपसे कभी ये पूछा जाए कि क्या एसएम सभी तरह के ऑर्गेनाइजेशन में सेम होता है क्या, फॉर्मुलेशन एंड इंप्लीमेंटेशन सभी ऑर्गेनाइजेशन में सेम होता है क्या, तो आप आंसर दिमाग में सेट करके रखो। आप बोलोगे जहां तक फॉर्मुलेशन का सवाल है, फॉर्मुलेशन चाहे वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, स्मॉल हो, फॉर प्रॉफिट हो, नॉट प्रॉफिट हो, ये सभी तरह के कंपनीज में फॉर्मुलेशन का प्रोसेस ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, क्योंकि फॉर्मुलेशन के लिए एनवायरमेंट को एनालाइज करना होता है, सॉर्ट को आइडेंटिफाई करना होता है, और फिर सॉर्ट के आधार पे हम अपनी स्ट्रेटजी को फॉर्मुलेट कर लेते हैं। तो ये प्रोसेस सबका सेम होता है, लेकिन जैसे ही आप इंप्लीमेंटेशन पे जाते हो वहां फर्क दिखेगा आपको। इंप्लीमेंटेशन में डिपेंड करता है इस बात पे भी कि कंपनी कितनी बड़ी है और कितनी छोटी है। सो कंपनी की नेचर एंड स्ट्रेंथ पे आपका इंप्लीमेंटेशन वैरी कर जाता है। अगर आप देखोगे कि बहुत रिसोर्सफुल कंपनी है तो दे कैन कमिट मोर रिसोर्सेज, तो उनका इंप्लीमेंटेशन छोटी कंपनी से अलग हो जाएगा। गवर्नमेंट एंड प्राइवेट की बात करोगे तो वहां भी आपको डिफरेंस नजर आने लगेगा इंप्लीमेंटेशन में। तो आप कहते हो दो फॉर्मुलेशन इज सेम सिमिलर for almost all kind of enterprises, but implementation varies depending upon the kind of enterprise or kind of organization. Implementation vary करता है. In most situation, strategy execution process include the following principal aspect, and that is what is the question. कई बार एग्जाम में आ चुका है, right? Strategy execution process में क्या principal aspects हैं? जब आप strategy execution process की बात करते हो, इंप्लीमेंटेशन की बात करते हो, तो क्या क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है? तो सबसे पहला है डेवलपिंग बजट्स। वी हैव सर्टेन प्लान ऑफ एक्शन, सो वी हैव सेट ऑफ एक्टिविटीज दैट नीड टू बी कैरिड आउट। तो उन एक्टिविटीज को कैरी आउट करने के लिए यू विल बी नीडिंग रिसोर्सेस, तो आपको डेवलप करना होता है क्या, बजट। तो पहला एस्पेक्ट क्या हो गया, डेवलपिंग बजट इन इंप्लीमेंटेशन। सेकेंड, जब आप एग्जीक्यूशन की बात करते हैं, नाउ यू विल बी नीडिंग सम पीपल हु विल बी डूइंग दैट, और रेलेवेंट स्किल के साथ आपको लोग चाहिए। सो यू विल फोकस नाउ ऑन स्टाफिंग। सो बजटिंग के अलावा सेकंड जो एस्पेक्ट है दैट इज द स्टाफिंग द ऑर्गेनाइजेशन। सो यू हैव द बजटिंग, यू हैव द स्टाफिंग। द थर्ड वन इज ensuring that the policies and operating procedure facilitate strategy execution. Policies and operating procedure बर्डन नहीं होना चाहिए, या आप कह सकते हो ऑब्स्टेकल नहीं होना चाहिए स्ट्रेटजी एग्जीक्यूशन। दिस मस्ट सपोर्ट द स्ट्रेटजी एग्जीक्यूशन, राइट, rather than impede effective execution. So policies and operating procedure should support execution. तो हमें वहां एक alignment create करना होता है. Using best known practices to perform core business activities. So we have to use what? Best known practices, installing information and operating system for successful implementation, motivating people. That is also very important. तो आपको अपने स्टाफ के मोरल को हाई रखना होगा ताकि वो स्ट्रैटेजी को प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट कर सके. Creating a company culture and work climate conducive to successful implementation. So if there is any clash or misfit between culture and strategy, तो फिर आपका स्ट्रैटेजी क्या होगा? फेल होगा. And exerting the internal leadership needed to drive implementation forward. Now these are certain key aspects. We talk about the budget, we talk about the staffing, we talk about the policies and the procedures, we talk about the best known practices, the information systems, motivating people, culture and work climate, and the internal leadership. These are certain key aspects which will ensure
successful implementation of strategy. Correct? Let's go to the next step. आखिरी स्टेप है आपका evaluation and control. We know what the evaluation is. The final step of management process is evaluating the company's progress, assessing the impact of new external development and making corrective adjustments. That's your evaluation and control. हम प्रोग्रेस को मेजर करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं, इफ नीडेड करेक्टिव एडजस्टमेंट्स विल बी अप्लाइड. अभी तो आगे इसको बहुत डिटेल में पढ़ना है, उस समय इसको देखेंगे. ये था आपका एसएम का प्रोसेस. यू नो, व्हेन वी टॉक अबाउट स्ट्रेटेजिक फॉर्मुलेशन, so you have a corporate strategy. So planning entails choosing what has to be done in the future. Planning is always about future, है ना. प्लानिंग हमेशा किसके बारे में होता है? फ्यूचर के बारे में होता है. और प्लान दो तरह के हो सकते हैं. वन इज स्ट्रेटेजिक, वन इज ऑपरेशनल. अब ये नया नहीं है आपके लिए, पहले भी आप इसको देख चुके हो, ज्यादा टाइम इस पे नहीं देंगे. स्ट्रेटेजिक प्लान का मतलब क्या हुआ? ओवरऑल प्लान, कॉर्पोरेट प्लान, सारी कंपनी को इन्वॉल्व होगा. ऑपरेशनल प्लान का मतलब क्या हुआ कि आप ऑपरेशन की बात कर लो तो मिड एंड लोअर लेवल से ये कंसर्न है. स्ट्रेटेजिक प्लान किससे कंसर्न है? टॉप लेवल से कंसर्न है, पूरे ऑर्गेनाइजेशन पे एप्लीकेबल होगा. सीनियर मैनेजमेंट डेवलप स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन, पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, आफ्टर इवैल्यूएटिंग द स्ट्रेंथ वीकनेस इन लाइट ऑफ द अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स. तो स्वॉट को देखते हुए पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्लान डेवलप करता है टॉप लेवल, उसी को हम कहते हैं स्ट्रेटेजिक प्लान. दे इन्वॉल्व गैदरिंग एंड एलोकेटिंग रिसोर्सेज इन ऑर्डर टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. तो इसका काम है ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करना. फॉर दैट पर्पस यू विल टॉकिंग अबाउट द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज. बट व्हेन यू टॉक ऑफ द ऑपरेशनल प्लान, ये इंडिविजुअलिस्टिक है ना. ये क्या है? ये इंडिविजुअलिस्टिक है. Operational plan on the other hand are made at mid and lower level management. They provide specifics on how the resources are to be used effectively to achieve the goal. रिसोर्स allocation जहां strategic plan में आपका हो जाता है, ऑपरेशनल प्लान का काम है उन रिसोर्सेज को कैसे यूज करें ताकि हम गोल को अचीव कर पाए. तो वी हैव स्ट्रेटेजिक प्लान और ऑपरेशनल प्लान, और दोनों के डिफरेंस को ध्यान से पढ़ के जाइएगा एग्जामिनेशन में. स्ट्रेटेजिक प्लान शेप द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स रिसोर्सेज, जबकि ऑपरेशनल प्लान डिप्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज की बात करते हैं. स्ट्रेटेजिक प्लान एसेस द इंपैक्ट ऑफ एनवायरमेंटल वेरिएबल्स, स्पॉट की बात कर रहे हैं यहां, जबकि ये टैक्टिक्स डेवलप करता है. आपका ऑपरेशनल प्लान में हमारा क्या होता है? टैक्टिक्स होता है रादर देन स्ट्रेटेजी. तो स्ट्रेटेजी एंड टैक्टिक्स आर टोटली डिफरेंट थिंग. टैक्टिक्स लो लेवल, मिड लेवल एंड लो लेवल पे यूज होता है. स्ट्रेटेजी जो है आपका वो टॉप लेवल पे आप फॉर्मुलेट कर रहे होते हैं. तो टैक्टिक्स की हम बात कर रहे हैं, जब ऑपरेशंस की बात करते हैं तब की मैं बात कर रहा हूं. जब आप स्ट्रेटेजिक प्लान की बात करते हैं तो होलिस्टिक व्यू है, मतलब पूरे एंटरप्राइज के लिए यू आर फॉर्मुलेटिंग अ स्ट्रेटजी. बट जब आप ऑपरेशंस पे जाते हैं तो करंट ऑपरेशंस इनटू द फ्यूचर प्रोजेक्ट, करंट ऑपरेशंस इनटू द फ्यूचर. हियर योर फोकस विल बी ऑन द करंट ऑपरेशंस. डेवलप ओवरऑल ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रेटजी, पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रेटजी. ऑर्गेनाइजेशनल गोल की बात करते हो, कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी की बात करते हो. जबकि आप जब ऑपरेशनल प्लान पे जाते हैं तो मॉडिफिकेशन टू द बिजनेस फंक्शन बट नॉट फंडामेंटल चेंजेस. बिजनेस फंक्शन में मॉडिफिकेशन हो सकता है बट बिजनेस में किसी भी तरह का फंडामेंटल चेंज ऑपरेशनल लेवल पे नहीं होता है. करेक्ट. नेक्स्ट आउट, इट इज कंसर्न विद द लॉन्ग टर्म सक्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. तो आपका स्ट्रेटेजिक प्लान लॉन्ग टर्म सक्सेस से कंसर्न है, जबकि ऑपरेशनल प्लान रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फंक्शनल मैनेजर, और ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसका है? सीनियर मैनेजमेंट. ऑपरेशनल प्लान की जब हम बात करते हैं तो वो ऑपरेशंस को कैरी आउट करता है, डे टू डे एक्टिविटीज को मैनेज करने में यूज करते हैं. स्ट्रेटेजिक प्लान की बात करते हैं तो लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम डायरेक्शन सेट कर रहे हैं, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम स्ट्रेटजी को सेट कर रहे हैं. स्ट्रेटेजिक प्लान में हम रिसोर्सेज डिसाइड करते हैं, ऑपरेशनल प्लान में उसी रिसोर्सेज की डिप्लॉयमेंट की बात करते हैं. राइट. सो ये आपका दोनों का डिफरेंस है स्ट्रेटेजिक प्लान और ऑपरेशनल प्लान का. एक बात देख के जाना, बहुत ज्यादा नहीं पूछा गया है बट यू नो इंपॉर्टेंट है. करेक्ट. स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की बात कर, व्हेन वी से स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, आपको याद होगा मैंने प्रीवियस सेशंस में आपको स्ट्रेटेजिक प्लानिंग गैप के बारे में बताया, और मैंने बताया था कि आपको करंट और फ्यूचर के बीच में गैप होता है. दैट गैप नीड टू बी फिल्ड, और उस गैप को फिल करने के लिए वी हैव अ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, और उस गैप को हम स्ट्रेटेजिक प्लानिंग गैप कहते हैं. एंड दैट स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इज नथिंग बट योर कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी. ओवरऑल स्ट्रेटेजी जो होता है ऑर्गेनाइजेशन का, उसी को हम स्ट्रेटेजिक प्लान कहते हैं. प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग दैट प्लान इज कॉल्ड एज प्लानिंग. So we are talking about the strategic planning. देखो some key aspect. It is the process of determining the objective of the firm, resources required to attain these objectives, and formulation of policies to govern the acquisition, use and disposition of resources. Planning का एक सिंपल सा मैं आपको फॉर्मूला बताता हूं, एक सिंपल सा डेफिनेशन बताता हूं जो आप कभी भी कहीं भी किसी भी सब्जेक्ट में यूज कर सकते हो. आप बोलोगे प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग what resources do we have, what resources can be obtained, allocation of resources to various activities,
assignment of roles and responsibilities to achieve objective. प्लानिंग का मतलब ही यही होता है, हम देखते हैं कि क्या रिसोर्सेज हमारे पास हैं, क्या रिसोर्सेज हम एक्वायर कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं, उन रिसोर्सेज का एलोकेशन डिफरेंट एक्टिविटीज को कैसे होगा और कौन किस तरह के काम को परफॉर्म करेगा और किस तरह से हम अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करेंगे. दैट व्हाट द प्लानिंग इज ऑल अबाउट. Strategic planning involves a fact of interactive and overlapping decision leading to the development of an effective strategy of the firm. Planning determines where an organization is going over the next year or more and the ways for going there. So where we are going and how we are going there, that is what the planning is. The process is organization wide or focused on a major function such as division or other major functions. The strategic planning is usually what? Organization wide. तो ये आपका स्ट्रेटेजिक प्लानिंग था, इंट्रो था, बस दिमाग में रखना है. दैट्स इट. बहुत बड़ा क्वेश्चन यहां से, बहुत टेक्निकल क्वेश्चन यहां से आपसे नहीं पूछा जा सकता. स्ट्रेटेजिक अनसर्टेनिटी रिसेंटली पूछा गया है, राइट. स्ट्रेटेजिक अनसर्टेनिटी का मतलब होता है कि जो भी अनसर्टेनिटी है उसको हम किस तरह से डील करते हैं. अनसर्टेनिटी का मतलब आप समझ रहे हो ना, डायनामिक है, चीजें क्या होती है, चेंज होती रहती है. एनवायरमेंटल वेरिएबल्स क्या होते हैं, चेंज होते हैं, इसका इंपैक्ट हमारी स्ट्रेटेजी पे होता है. दैट व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड हियर. Strategic uncertainty refers to the unpredictability of future event and circumstances that can impact an organization's strategy and goal. So we cannot see the future. जब करंट में हम स्ट्रेटजी को फॉर्मुलेट कर रहे होते हैं, then we take lot of assumptions, right? हम बहुत सारे assumptions लेते हैं एनवायरमेंट के बारे में और उसके आधार पे हम स्ट्रेटजी को फॉर्मुलेट करते हैं. बट वी नो दैट जो भी एनवायरमेंटल कंडीशन आज हैं और जो assumptions हमने आज लिए हैं वो हमेशा वैलिड नहीं होंगे. फ्यूचर में क्या होता है, वो चेंज होता है, बिकॉज एनवायरमेंट इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग. तो जब एनवायरमेंट चेंज होता है तो फिर उसका इंपैक्ट हमें हमारे ऑर्गेनाइजेशन पे देखने को मिलेगा, हमें हमारे स्ट्रेटजी पे देखने को मिलेगा. सो दैट इज व्हाट द स्ट्रेटेजिक अनसर्टेनिटी इज. इट कैन बी ड्रिवन बाय द फैक्टर्स लाइक चेंजेस इन द मार्केट, टेक्नोलॉजी, कॉम्पिटिशन, रेगुलेशन एंड अदर एक्सटर्नल फैक्टर. मार्केट में किसी तरह का चेंज हो गया, टेक्नोलॉजी में चेंजेस आए, कॉम्पिटिशन में चेंजेस आया, तो इसका इंपैक्ट आपको दिखेगा. दिस इज व्हाट the driver of the strategic uncertainty. Dealing with strategic uncertainty can be challenging and organizations need to have the flexibility, resilience and agility to quickly respond to the changes in the environment and minimize its impact. Look, what we are trying to say, अगर environment में change होता है तो हमने, आप याद करो previous sessions में हमने एक concept discuss किया था survival of fittest, और हमने कहा था कि essentially जो strongest है वो survive करे. That is not जरूरी, दैट इज नॉट एसेंशियल एट ऑल. हमने कहा था सर्वाइव करने के लिए रिक्वायर्ड क्राइटेरिया है टू बी फिट. फिट का मतलब था व्हेन यू आर चेंजिंग योरसेल्फ एज पर द चेंजिंग एनवायरनमेंट. तो इफ द ऑर्गेनाइजेशन इज एबल टू अडॉप्ट विद द चेंजिंग एनवायरनमेंट, ओनली दैट इन दैट केस ऑर्गेनाइजेशन विल सर्वाइव. दैट वाज द आइडिया. सो इसी को हमने कहा था सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट. सो आप क्या कहते हो कि स्ट्रेटेजिक अनसर्टेनिटी से डील करने, कैसे डील किया जा सकता है? तो ऑर्गेनाइजेशन नीड टू हैव द फ्लेक्सिबिलिटी, रेजिलियंस एंड एजिलिटी टू क्विकली रिस्पॉन्ड. जो भी एनवायरमेंटल चेंजेस हो रहे हैं उसको वो क्या कर सके, क्विकली रिस्पॉन्ड कर सके. चाहे मार्केट में चेंज हो रहा हो, टेक्नोलॉजी में चेंज हो रहा हो, कंपटीशन में चेंज हो रहा हो, उसको वो क्विकली रिस्पॉन्ड करे और उसके साथ अडॉप्ट कर ले. उसके लिए उसकी क्या रेजिलियंस है, क्या एजिलिटी है, क्या फ्लेक्सिबिलिटी है, इस पे डिपेंड करेगा ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेस और फेलियर. टू बी मैनेजेबल, they need to be grouped into logical cluster or themes. It is then useful to assess the importance of each cluster in order to set priorities with respect to the information gathering and analysis. अब जरा देखो, अब इसके लिए हमें क्या करना होगा कि हमें उन्हें अरेंज करना होगा, ग्रुप करना होगा क्लस्टर्स में या थीम्स में, और फिर हम उस क्लस्टर या थीम्स को स्टडी कर सकते हैं, एसेस कर सकते हैं और प्रायोरिटाइज कर सकते हैं कि किस तरह से इंफॉर्मेशन को गैदर किया जाए, किस तरह से इंफॉर्मेशन को एनालाइज किया जाए. और ये क्वेश्चन बनता है आपका इंपॉर्टेंस ऑफ क्लस्टर और थीम्स, राइट. जरा देखो, सबसे पहला क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी. फ्लेक्सिबिलिटी जिसकी हम बात कर रहे थे. ऑर्गेनाइजेशन कैन बिल्ड फ्लेक्सिबिलिटी इनटू देयर स्ट्रेटजीज टू क्विकली अडॉप्ट टू चेंज इन द एनवायरमेंट. नाउ वी नो दैट, हमने शुरू से एक बात कही है कि स्ट्रेटजी कभी भी रिजिड नहीं होता. स्ट्रेटजी इज केप्ट फ्लेक्सिबल. और इसका रीजन क्या बताया था, ये स्ट्रेटजी को इसलिए फ्लेक्सिबल रखा जाता है क्योंकि एनवायरमेंट डायनामिक है और हमारी स्ट्रेटजी उतनी ही डायनामिक होनी चाहिए जितना कि एनवायरमेंट है. बिकॉज एनवायरमेंट में अगर चेंजेस होते हैं तो अकॉर्डिंगली स्ट्रेटजी में चेंज करने की जरूरत आएगी.
इसीलिए हम क्या कह रहे हैं, द फर्स्ट इज द फ्लेक्सिबिलिटी, दैट ऑर्गेनाइजेशन कैन बिल्ड फ्लेक्सिबिलिटी इनटू देयर स्ट्रेटजीज to deal with the changing environment. Second one is the diversification. So diversifying the organization's product portfolio, market, etc. reduce the impact of strategic uncertainty. क्या होता है डाइवर्सिफिकेशन का मतलब? जब आप डाइवर्सिफाई करते हैं अपने बिजनेस को, डिफरेंट मार्केट में डिफरेंट प्रोडक्ट में जाते हो, सो डाइवर्सिफिकेशन विल रिड्यूस द स्ट्रेस फॉर श्योर. ऐसा क्यों? जब एनवायरमेंटल चेंजेस आते हैं, जब स्ट्रेटेजिक अनसर्टेनिटी क्रिएट होती है और फैक्टर्स चेंज होते हैं, एंड यू आर अ डाइवर्सिफाइड ग्रुप, तो जाहिर सी बात है जब फैक्टर चेंज होता है और उसके कारण से किसी एक बिजनेस का आपका नुकसान हुआ, तो दूसरे से आपको फायदा मिलता है, दूसरा आपका क्या होता है, अफेक्ट नहीं होता. तो डाइवर्सिफिकेशन आपको स्ट्रेटेजिक अनसर्टेनिटी से सेव करता है. तो पहला क्या हो गया, फ्लेक्सिबिलिटी. सेकेंड इज द डाइवर्सिफिकेशन. थर्ड इज द मॉनिटरिंग एंड द सिनेरियो प्लानिंग. अब जो की इंडिकेटर्स ऑफ चेंजेस हैं, है ना, उसका क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस मॉनिटर होना चाहिए, ताकि आप समय रहते क्या कर सको, उसको रिस्पॉन्ड कर सको. सो रेगुलर मॉनिटर की इंडिकेटर ऑफ चेंज एंड conduct scenario planning to understand how different future scenario might impact their strategies. Now what is scenario planning? Scenario planning में हम क्या करते हैं, we see the multiple scenarios, कि अगर एक इवेंट होता है तो इसके क्या सिनेरियोज हो सकते हैं, सिनेरियो A, B, C, and of course we will assign the probability for the same, और accordingly we plan कि अगर डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं, उन सिनेरियोज का हमारी स्ट्रेटजी पे क्या इंपैक्ट होगा, accordingly we will have our plan. तो मॉनिटरिंग and scenario planning is the third one. तो पहला क्या हो गया, flexibility. Second one is the diversification. Third one is the monitoring and the scenario planning. Fourth is the building resilience. Resilience का मतलब क्या होता है? Resilience का मतलब होता है simply ability to recover. Organizations can invest in building internal resilience, such as strengthening their operational processes, increasing their financial flexibility, and improving their risk management capabilities. So we will have to build resilience. And last one is the collaboration and partnership will help you here. Collaboration with other organizations, supplier, customer and partner can help organization pool resources, share risk and gain access to new market and technologies. So collaboration is important in a strategic uncertainty. आप customer के साथ, अपने competitors के साथ भी, अपने suppliers के साथ भी, you can do the collaboration and you can share risk, gain market insights or gain access to new market and technology. और यू कैन यूज द रिसोर्सेज, पूल द रिसोर्सेज एंड यूज देम. तो आपके पास टोटल 5 इंपॉर्टेंस है क्लस्टर का, फ्लेक्सिबिलिटी, डाइवर्सिफिकेशन, मॉनिटरिंग एंड सिनेरियो प्लानिंग, बिल्डिंग रेसिलियंस एंड कोलैबोरेशन पार्टनरशिप. कोलैबोरेशन एंड पार्टनरशिप, इसको ध्यान में रखना है हमें. नाउ वी विल मूव टू द स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन. तो यहां से स्टार्ट होता है आपका स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन. यू नो, एज फार एज स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन इज कंसर्न्ड, वी हैव सीन द डेफिनेशन, है ना, पुटिंग स्ट्रेटजी इनटू एक्शन, एज सिंपल एज इट इज. चलो देखते हैं, इसके अंदर हमारे पास बहुत सारे छोटे बड़े कॉन्सेप्ट्स हैं, वी हैव टू सी दैट. इट इज कंसर्न्ड विद ट्रांसलेटिंग अ स्ट्रेटेजिक डिसीजन इनटू एक्शन. उसी बात को कहने का दूसरा तरीका कि जो स्ट्रेटेजिक डिसीजन है उसको एक्शन में क्या कर लेना, ट्रांसलेट करना, which presuppose that decision itself was made with some thought being given to feasibility and acceptability. हाँ, तो ये प्री-एज्यूम है, प्री-सपोज है. हम ये मान के चल रहे हैं कि जो डिसीजन लिए गए हैं वो फिजिबल है, एक्सेप्टेबल डिसीजन है, दैट शुड बी इंप्लीमेंटेड. तो अब इसीलिए हम कहते हैं इम्पॉसिबल प्लान नहीं होना चाहिए कि जो एग्जीक्यूट ना हो पाए. तो अब देख रहे हो कनेक्टिविटी, अगर मैं ऐसा कह रहा हूं कि प्री सपोज है डिसीजन में फिजिबिलिटी है टू गेट इंप्लीमेंटेड, इसका मतलब इवन फॉर्मुलेशन एंड इंप्लीमेंटेशन कैन नॉट बी सेपरेटेड. इस बात को ध्यान में रखना, फॉर्मुलेशन इंप्लीमेंटेशन को भी आप अलग नहीं कर सकते, ये दोनों भी एक दूसरे पे डिपेंड करती है. और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सक्सेस पाने का एक ही फॉर्मूला है, दैट द ऑर्गेनाइजेशन नीड टू हैव अ साउंड फॉर्मुलेशन एंड एन एक्सेलेंट इंप्लीमेंटेशन. सो वी हैव टू सी द रिलेशनशिप बिटवीन फॉर्मुलेशन एंड इंप्लीमेंटेशन. तो हमारा टॉपिक है रिलेशनशिप विद स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन. किसका? इंप्लीमेंटेशन का. स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन एंड इंप्लीमेंटेशन रिक्वायर different skills and company will be successful only when the formulation is sound and the implementation is excellent. जैसा मैंने आपसे कहा, this is the only combination where you are going to get success. Organizational success is a function of good strategy and proper implementation. So good strategy का और proper implementation का
फंक्शन है ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस, यानी कि यू हैव टू फॉर्मुलेट अ गुड स्ट्रैटेजी and at the same time you will have to ensure proper implementation, only then you will get the success. एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि फॉर्मुलेशन साउंड है बट इंप्लीमेंटेशन वीक है, तो क्या हमें सक्सेस मिलेगा? तो आपका जवाब क्या होगा? नहीं मिलेगा जी। सक्सेस पाने का एक ही तरीका है, साउंड फॉर्मुलेशन होना चाहिए और एक्सेलेंट इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए। फॉर दिस रिलेशनशिप वी हैव टू मैट्रिक्स, एक को हम कहते हैं फॉर्मुलेशन इंप्लीमेंटेशन मैट्रिक्स, दूसरे को कहते हैं प्रिंसिपल कॉम्बिनेशन ऑफ एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। तो वी हैव टू मैट्रिसेस इन हैंड, एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं मैट्रिक्स 1। मैट्रिक्स 1 इज योर स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन एंड इंप्लीमेंटेशन मैट्रिक्स। द मैट्रिक्स रिप्रेजेंट वेरियस कॉम्बिनेशंस ऑफ फॉर्मुलेशन एंड इंप्लीमेंटेशन एंड यू विल सी दैट सक्सेस यू कैन गेट इन ओनली वन मैट्रिक्स। आपको एक ही मैट्रिक्स में सक्सेस मिलेगी। देखो ये आपके सामने मैट्रिक्स है। So we have the formulation, vertical axis पे रखा formulation को, horizontal axis पे रखा किसको? implementation। अब formulation हो सकता है sound हो या हो सकता है flawed हो। sound formulation का मतलब है कि आपकी strategy strong strategy है, and flawed formulation का मतलब है कि आपकी strategy में कुछ कमी है, there is some flaws, कुछ कमियां हैं strategy में। अगर आपका इंप्लीमेंटेशन वीक है तो इसका मतलब है कि आप जब इंप्लीमेंट करते हो तो ये ऑपरेशंस ओरिएंटेड टास्क है, एंड ऑपरेशंस में व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द एफिशिएंसी। सो इफ योर इंप्लीमेंटेशन इज वीक इट मींस योर एफिशिएंसी इज लो, एंड व्हेन योर एफिशिएंसी इज लो इट मींस योर कॉस्ट इज हाई। और अगर ये एक्सेलेंट है इसका मतलब है कि आपकी एफिशिएंसी हाई है, और अगर एफिशिएंसी हाई है इसका मतलब है कॉस्ट लो है। डन, आगे बढ़ो। अब डिफरेंट बॉक्सेस को देखिए। लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट बॉक्स ए। अगर हम ए को देखें तो ए में मेरा फॉर्मुलेशन साउंड है बट मेरा इंप्लीमेंटेशन वीक है, तो एक अच्छी स्ट्रैटेजी है बट उसको एग्जीक्यूट करने का कॉस्ट बहुत ज्यादा है, तो क्या आपको यहां सक्सेस मिलेगा? नहीं मिलेगा। बी को देखो, बी में आपका फॉर्मुलेशन साउंड है, मतलब एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी आपके पास है, साउंड फॉर्मुलेशन है आपके पास, और साथ ही साथ आपका इंप्लीमेंटेशन एक्सेलेंट है, यानी कि आप लो कॉस्ट में क्या कर पा रहे हो? इंप्लीमेंट कर पा रहे हो, कम कॉस्ट में इंप्लीमेंट कर पा रहे हो, योर इंप्लीमेंटेशन इज एक्सेलेंट। तो स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी है और आप सही कॉस्ट में उसे इंप्लीमेंट कर पा रहे हो। दिस इज द बॉक्स वेयर यू विल गेट सक्सेस, एंड दिस इज द ओनली बॉक्स वेयर यू विल गेट सक्सेस। यानी कि अगर मुझे ए में सक्सेस चाहिए तो मेरा तो फॉर्मुलेशन ठीक है, दैट इज ऑलरेडी साउंड, लेकिन हमें हमारे इंप्लीमेंटेशन को क्या करना होगा? वीक से एक्सेलेंट करना होगा। जैसे ही हमने इंप्लीमेंटेशन को वीक से एक्सेलेंट किया, ए मूव करेगा किधर? बी की तरफ, और बी में पहुंचना जरूरी है क्योंकि यही हमें क्या मिल रहा है? सक्सेस मिल रहा है। सी बॉक्स को देखो, योर फॉर्मुलेशन इज फ्लॉड एंड योर इंप्लीमेंटेशन इज वीक। तो फॉर्मुलेशन फ्लॉड है और इंप्लीमेंटेशन वीक है, तो ये तो क्या हो गया? हम कहते हैं सर ये वर्स्ट सिचुएशन है, आपका डायरेक्शन गलत है। यहां आपका डायरेक्शन क्या है? गलत है। साथ ही साथ आप हाई कॉस्ट पे इंप्लीमेंट कर रहे हो, तो डायरेक्शन भी गलत है और हाई कॉस्ट पे भी इंप्लीमेंट कर, आपको दोनों बदलना होगा। तो हम कहते हैं जो फ्लॉड स्ट्रैटेजी है इसको साउंड में कन्वर्ट करना होगा, यानी कि हमें हमारी स्ट्रैटेजी को चेंज करना होगा। एट द सेम टाइम इस वीक को एक्सेलेंट में कन्वर्ट करना होगा, यानी कि हमें हमारे इंप्लीमेंटेशन को भी चेंज करना होगा। तो इसमें बिजनेस मॉडल रीडिजाइन की भी बात आ सकती। डी को देखो, यहां फॉर्मुलेशन क्या है? फ्लॉड है, और इंप्लीमेंटेशन कैसा है? एक्सेलेंट। तो हमें रीफॉर्मुलेट करना होगा हमारी स्ट्रैटेजी को, यस और नो, स्ट्रैटेजी को रीएडजस्ट करना होगा, एंड अकॉर्डिंगली हमें इंप्लीमेंटेशन में भी थोड़ा बहुत चेंज करने की जरूरत हो सकती है। यहां भी जो भी हम चेंजेस कर रहे हैं सी में, कहां पहुंचने के लिए? बी पे पहुंचने के लिए, और डी में भी जो चेंजेस कर रहे हैं वो हमें कहां लेके जाएगा? बी में लेके जाएगा, बिकॉज बी इज द ओनली सेल वेयर यू आर गोइंग टू गेट सक्सेस। सो अगर आप फॉर्मुलेशन एंड इंप्लीमेंटेशन के कॉम्बिनेशन को देखें तो आपके पास 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनते हैं, बट आपको सक्सेस सिर्फ एक कॉम्बिनेशन में मिलता है, जब आपका फॉर्मुलेशन साउंड हो और जब आपका इंप्लीमेंटेशन एक्सेलेंट हो। ये आपका फॉर्मुलेशन इंप्लीमेंटेशन मैट्रिक्स है। देखो स्क्वायर ए में क्या था? कंपनी हैज फॉर्मुलेटेड अ वेरी कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी बट शोइंग डिफिकल्टीज इन इंप्लीमेंटेशन।
तो फॉर्मुलेशन तो साउंड है, स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजी है, बट इंप्लीमेंटेशन वीक है ए में. दिस कैन बी ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स सच एज लैक ऑफ एक्सपीरियंस, लैक ऑफ रिसोर्सेज, मिसिंग लीडरशिप. कारण कुछ भी हो सकता है वीक इंप्लीमेंटेशन का, कि रिसोर्सेज नहीं है हमारे पास, एक्सपीरियंस नहीं है हमारे पास, लीडरशिप की कमी है, एंड सो ऑन. In such a situation, the company will aim at moving from square A to square B. Square A से किधर जाना चाहेगी कंपनी? Square B की तरफ. Square B देखो, it is ideal situation because this is where you are going to get success. So this is ideal situation where a company has succeeded in designing a sound strategy and has been successfully implementing it. तो यहाँ strategy भी sound है, implementation भी excellent है, तो यहाँ क्या मिलेगा? यहाँ हमें मिलेगा success, right? चलो, square D. Strategy formulation is flawed, but the company is showing excellent implementation skill. D में last cell जो था हमारा. तो अब क्या करना होगा आपको? When a company find itself in square D, the first thing they have to do is to redesign their strategy. आपका strategy flawed है, formulation flawed है, तो आपको अपनी strategy को redesign करना होगा, और then you have to readjust implementation execution skills. Square C. Square C में क्या था? Flawed and weak का combination था. Is denote for the company that haven't succeeded in coming up with a sound strategy. So sound strategy नहीं है, no sound strategy, correct? And in addition are bad at implementation. Implementation भी weak है, strategy भी flawed है. Their path to success also goes through business model redesign. आपको business model को क्या करना होगा? Redesign करना होगा, formulation, implementation को readjust करना होगा ताकि आप B सेल में जा सकें. So यही चीज आपको ध्यान में रखनी है कि कहां किस सेल में मुझे क्या करना है, राइट? यहां क्या कहा आपने? यहां मुझे अपने ए सेल में हमें हमारे इंप्लीमेंटेशन को इंप्रूव करना होगा. सी सेल में क्या कहा? बिजनेस मॉडल रीडिजाइन होगा. डी सेल में क्या कहा? रीफॉर्मुलेट करना होगा, स्ट्रैटेजी को, इंप्लीमेंटेशन को रीएडजस्ट करना होगा. तो ये आपको एक्शंस याद रखने के किस सेल में मुझे किस तरह के एक्शंस लेने होंगे, और सक्सेस का एक ही फॉर्मूला है जहां फॉर्मुलेशन और इंप्लीमेंटेशन दोनों सही है. सेकेंड इज योर principal combination of efficiency and effectiveness. So efficiency and effectiveness का combination आपको यहां देखना है. तो अब जरा छोटा सा कॉन्सेप्ट में लूंगा और ध्यान से समझ लो. We are talking about efficiency and we are talking about effectiveness. अब मैं अगर आपसे एक सवाल पूछूं कि efficiency क्या है, इंटरनली फोकस्ड है या एक्सटर्नली फोकस्ड है, आप क्या बोलोगे? सर efficiency इंटरनली फोकस्ड है, क्योंकि efficiency में हम कॉस्ट की बात करते हैं, तो दिस इज इंटरनली फोकस्ड. जब इफेक्टिवनेस की बात करते हो तो आप एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को रेफर करना शुरू करोगे, सो दिस इज एक्सटर्नली फोकस्ड. अब देखो, वी हैव फॉर्मुलेशन एंड वी हैव इंप्लीमेंटेशन. हमारे पास इंप्लीमेंटेशन है, हमारे पास फॉर्मुलेशन है, हमारे पास इंप्लीमेंटेशन है, हमारे पास फॉर्मुलेशन. अब इंप्लीमेंटेशन किसका काम है? कौन करता है इंप्लीमेंटेशन? तो आप कहते हो ऑपरेशनल मैनेजमेंट. और आपका फॉर्मुलेशन कौन करता है? आपकी स्ट्रेटेजिक टीम. तो इसको मैंने कह दिया स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट. सो वी हैव ऑपरेशनल मैनेजमेंट, वी हैव स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट. जब आप इंप्लीमेंटेशन करते हो तो आप कॉस्ट की बात करते हैं. आप किसकी बात करते हैं? कि कम से कम कॉस्ट में हम क्या कर सके? अपनी स्ट्रेटेजी को एग्जीक्यूट कर सके सही तरह से. जब आप फॉर्मुलेशन की बात करते हो तो आप एनवायरमेंटल कंडीशंस की बात करते हो. आप कहते हो कि एनवायरमेंट में और हमारे ऑर्गेनाइजेशन में क्या होना चाहिए? मैच होना चाहिए. ऑर्गेनाइजेशन में और हमारे एनवायरमेंट में क्या होना चाहिए? मैच होना चाहिए. तो अगर आप इंप्लीमेंटेशन को देखोगे तो यू विल फाइंड दैट इंप्लीमेंटेशन इज इंटरनली फोकस्ड. जब इंप्लीमेंट करते हैं तो हम अपने प्रोडक्शन की बात करते हैं, सेल की बात करते हैं, मार्केटिंग की बात करते हैं, एचआर की बात करते हैं, अकाउंटिंग की बात करते हैं, प्रोडक्शन की बात करते हैं. सो दिस इज इंटरनली फोकस्ड. लेकिन जब आप फॉर्मुलेशन की बात करते हैं तो सॉर्ट की बात करते हो. आप स्ट्रेंथ वीकनेस के साथ साथ अपॉर्चुनिटी थ्रेट भी आता है. तो आप एक्सटर्नल एनवायरमेंट को भी एनालाइज करने की बात करते हो. तो दिस इज एक्सटर्नली फोकस्ड. तो आपका इंप्लीमेंटेशन इंटरनली फोकस्ड है और आपका फॉर्मुलेशन एक्सटर्नली फोकस्ड है. अब एक्सटर्नली फोकस्ड का मतलब क्या हुआ? इफेक्टिव होना पड़ेगा. इंटरनली का मतलब क्या हुआ? एफिशिएंट होना पड़ेगा. यानी कि मेरा फॉर्मुलेशन कैसा होना चाहिए? इफेक्टिव होना चाहिए. और मेरा इंप्लीमेंटेशन कैसा होना चाहिए? एफिशिएंट होना चाहिए. तो अगर मेरा फॉर्मुलेशन इफेक्टिव हो और इंप्लीमेंटेशन एफिशिएंट हो, दिस इज द कंडीशन वेयर वी कैन गेट सक्सेस. अब जरा देखो, इसका मतलब क्या हुआ कि जो ऑपरेशंस मैनेजमेंट है उसको कैसा होना चाहिए? एफिशिएंट होना चाहिए. और जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है उसको कैसा होना चाहिए? इफेक्टिव होना चाहिए. इसी आधार पे हमारा मैट्रिक्स बन जाएगा. तो हम दो एक्सिस पे ओएम और एसएम को रखेंगे और दो क्राइटेरिया ले लेंगे कि एफिशिएंट है या नहीं है. तो नहीं है तो इनएफिशिएंट, इफेक्टिव है या नहीं है, नहीं है तो इनइफेक्टिव. सो दिस इज व्हाट योर
प्रिंसिपल कॉम्बिनेशन ऑफ एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस इज ऑल अबाउट। दिस इज योर ऑपरेशंस मैनेजमेंट, ये एफिशिएंट हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। दिस इज योर स्ट्रेटेजिक फॉर्मुलेशन, ये इफेक्टिव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, राइट। अगर आपका एसएम एफिशिएंट है, इसका ओएम एफिशिएंट है, इसका मतलब आपकी एफिशिएंसी हाई है, आपकी एफिशिएंसी हाई है। अगर ये एक्सेलेंट है, इसका मतलब आपका इंप्लीमेंटेशन एक्सेलेंट है। और अगर आपकी एफिशिएंसी हाई है, इसका मतलब कॉस्ट लो है। अगर ये इनएफिशिएंट है, इसका मतलब आपका इंप्लीमेंटेशन वीक है। और अगर ये वीक है, इसका मतलब एफिशिएंसी क्या है, लो है। और एफिशिएंसी लो है, इसका मतलब कॉस्ट हाई है। अगर फॉर्मुलेशन इफेक्टिव है, इसका मतलब आपका स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन साउंड है। और अगर ये इनइफेक्टिव है, इसका मतलब है आपका स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन फ्लॉड है। ये समझ में आ गया? बॉक्स देखो। अगर एफिशिएंट ऑफ ओएम हो और इफेक्टिव फॉर्मुलेशन हो, एक अच्छी स्ट्रेटजी अच्छी तरह से एग्जीक्यूट कर रहे हो, यू विल थ्राइव, यू विल ग्रो, यू विल प्रॉस्पर। सेकंड बॉक्स देखो, आपकी स्ट्रेटजी, आपका ओएम क्या है, एफिशिएंट है, यानी कि आप लो कॉस्ट में एग्जीक्यूट कर पा रहे हो। लेकिन आपका एसएम क्या है, इनइफेक्टिव है, यानी कि आपकी स्ट्रेटजी क्या है, फ्लॉड है। फ्लॉड स्ट्रेटजी का मतलब क्या हुआ कि आपका डायरेक्शन गलत है, यू आर गोइंग इन राइट डायरेक्शन, डायरेक्शन इज रॉन्ग। फ्लॉड स्ट्रेटजी है, भले ही आप इसको लो कॉस्ट में कर रहे हो, तो लो कॉस्ट में कर रहे हो, इसकी वजह से आपको सर्वाइवल मिलेगा, शॉर्ट टर्म सर्वाइवल मिलेगा, बट लॉन्ग टर्म में यू आर नॉट गोइंग टू सर्वाइव। इसलिए कहते हैं डाई स्लोली। स्लोली इसलिए कहा, धीरे धीरे मरेगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म में डाई नहीं करेगा, लॉन्ग टर्म में डाई करेगा। द रीजन इज वेरी सिंपल कि लो कॉस्ट जो है ये इसको लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव करने में हेल्प करेगा। देन वी हैव द सर्वाइव। देखो, इफेक्टिव स्ट्रेटजी है, आपका स्ट्रेटजी इज साउंड बट इंप्लीमेंटेशन इज इनएफिशिएंट, यानी कि कॉस्ट ऑफ इंप्लीमेंटेशन इज हाई। अगर कॉस्ट ऑफ इंप्लीमेंटेशन हाई है, इसका मतलब आप सर्वाइव तो करोगे, लेकिन ये शॉर्ट टर्म सर्वाइवल होगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ये हाई कॉस्ट आपके प्रॉफिट को सेट ऑफ कर देगा। अब सवाल आता है कि इसको पॉजिटिव वे में दिखाया गया, इसको नेगेटिव वे में दिखाया गया, जबकि दोनों ही शॉर्ट टर्म सर्वाइवल है, दोनों ही लॉन्ग टर्म सर्वाइवल की बात नहीं करता है। तो ऐसा क्यों, और क्या हमसे एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है? जवाब है हां। ऐसा क्यों है? तो इसका रीजन है स्ट्रैटेजी। इन दिस सेल डाई स्लोली योर स्ट्रैटेजी इज फ्लॉड, यानी कि इसमें आपका डायरेक्शन ही गलत है, इसमें आपका डायरेक्शन क्या है, गलत है। एंड दैट इज व्हाई इट विल बी कंसीडर्ड मोर डेंजरस। अगर आपसे पूछा जाए सर्वाइव और डाई स्लोली में ज्यादा डेंजरस कौन है, तो आप कहना डाई स्लोली ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि डाई स्लोली में डायरेक्शन गलत है। सर्वाइवल में डायरेक्शन सही है, कॉस्ट ज्यादा है आपका, तो शॉर्ट टर्म सर्वाइवल आप कह रहे हो, लेकिन डाई स्लोली में डायरेक्शन ही गलत है। एंड लास्ट वन इज डाई क्विकली, इसमें दोनों चीजें आपके गड़बड़ है। आपका इनएफिशिएंट एग्जीक्यूशन है, मतलब कॉस्ट बहुत हाई है और आपकी स्ट्रेटजी फ्लॉड है। तो एक फ्लॉड स्ट्रेटजी को हाई कॉस्ट पे एग्जीक्यूट कर रहे हो, यू विल डाई क्विकली। तो ये 4 सेल बनते हैं, थ्राइव, सर्वाइव, डाई स्लोली, डाई क्विकली। याद रखना है इसको। दिस इज योर प्रिंसिपल कॉम्बिनेशन ऑफ formulation, efficiency and effectiveness. Now, in organizations that lack strategic direction, there has been a tendency to look inward in times of stress, and for management to devote their attention to cost cutting and to shedding unprofitable division. जब भी स्ट्रेस आता है ना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, एंड दैट ऑर्गेनाइजेशन इज लैकिंग द स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन, तो आप देखो कि मैनेजमेंट क्या करता है, अनप्रॉफिटेबल डिविजन्स को ड्रॉप करेगा और कॉस्ट कटिंग पे कंसंट्रेट करता है। इन अदर वर्ड्स, the focus has been on efficiency, right, rather than on effectiveness. Focus कहां चला जाता है? Efficiency पे instead of what? Effectiveness. While efficiency is essentially introspective, effectiveness highlights the link between the organization and its environment. तो हमें यह समझना है कि भाई दोनों इंपॉर्टेंट है, efficiency and effectiveness, and दोनों का प्रॉपर कॉम्बिनेशन होना चाहिए, तभी you will be able to get success. और इसी को लेके हमारे पास ये मैट्रिक्स आया, ठीक है, 4 सेल आ गए हमारे पास। देखो, सेल 1, द ऑर्गेनाइजेशन दैट फाइंड इटसेल्फ इन सेल 1 इज वेल प्लेस्ड एंड थ्राइव। तो ये थ्राइव वाला सेल है, सेल 1। क्या करेगा ऑर्गेनाइजेशन? थ्राइव करेगा, बिकॉज साउंड फॉर्मुलेशन है और एक्सेलेंट इंप्लीमेंटेशन है। सेल 2 and 4, an organization in cell 2 and 4 is doomed unless it can establish some strategic direction. दोनों में डायरेक्शन गलत है, 2 में भी और 4 में भी। 2 है डाई स्लोली और 4 है डाई क्विकली, इन दोनों में डायरेक्शन गलत है। So that is why organization is what? Doomed. And as far as cell 3 is concerned, हमने क्या कहा था? Survive, क्योंकि उसका डायरेक्शन क्या था? सही था। Efficiency, effectiveness का डिफरेंस आप समझ चुके। Formulation and implementation, difference between formulation and implementation, है ना?
बड़ा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक भी, डबल स्टार करके रखेंगे। और जरा देखो इसको, फॉर्मुलेशन की बात करो। फॉर्मुलेशन में क्या होता है, तो हम कहते हैं सब स्ट्रेटजी को फॉर्मुलेट करते हैं, मतलब प्लान डेवलप करते हैं, मतलब डिसीजन लेते हैं। और इंप्लीमेंटेशन में क्या करते हैं, उसको एक्शन देते हैं, उसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो पहला पॉइंट देखो, फॉर्मुलेशन इंक्लूड प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग, whereas implementation executing the strategic plan, जो प्लान बनाया उसको एग्जीक्यूट करना इंप्लीमेंटेशन कहलाता है, और प्लान बनाना फॉर्मुलेशन कहलाता है। ठीक है, प्लानिंग अगर फॉर्मुलेशन की बात करें तो दीज आर फोर्सेस बिफोर द एक्शन, एक्शन से पहले जो भी हम डिसाइड कर रहे हैं ना, दैट इज योर फॉर्मुलेशन। जबकि जब आप इंप्लीमेंटेशन की बात करोगे तो दैट इज फोर्सेस ड्यूरिंग द एक्शन, फोर्सेस को मैनेज करना ड्यूरिंग द एक्शन। फोर्सेस को हम डिसाइड करते हैं इन प्लानिंग में, और फोर्सेस को हम मैनेज करते हैं ड्यूरिंग इंप्लीमेंटेशन। इट्स एन एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटी, प्लानिंग इज एन एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटी, बिकॉज हियर वी टॉक अबाउट द विजन मिशन, हियर वी टॉक अबाउट द फ्यूचर, राइट। तो फ्यूचर को जैसे ही प्रिडिक्ट करने की बात आएगी तो एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटी आ जाएगा, राइट, बेस्ड ऑन स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग। जबकि आपका इंप्लीमेंटेशन एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क है, ये ऑपरेशंस ओरिएंटेड एक्टिविटी है। It's an administrative task. It's operational, based on what? Strategic and operational decision. It's an operations oriented activity. जब फॉर्मुलेशन की बात करते हैं तो ये एम्फेसाइज करता है इफेक्टिवनेस को, लेकिन इंप्लीमेंटेशन किसको एम्फेसाइज करता है, एफिशिएंसी को। अभी आपने समझा था। फॉर्मुलेशन इज एन इंटेलेक्चुअल एंड रैशनल प्रोसेस, ये इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है। यहां यू विल हैव टू एज्यूम लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट द फ्यूचर, बट आपका इंप्लीमेंटेशन ऐसा नहीं, ये तो ऑपरेशंस है, ये डे टू डे एक्टिविटीज है। इट्स एन ऑपरेशनल प्रोसेस। फॉर्मुलेशन रिक्वायर कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग फ्यू इंडिविजुअल एट द टॉप लेवल। तो फॉर्मुलेशन में आपको टॉप लेवल पे कोऑर्डिनेशन चाहिए, लेकिन इंप्लीमेंटेशन में आपको मिड एंड लोअर लेवल पे कोऑर्डिनेशन चाहिए। मिड एंड लोअर लेवल को एग्जीक्यूट करने की जिम्मेदारी होती है। फॉर्मुलेशन रिक्वायर ग्रेट डील ऑफ इनिशिएटिव, लॉजिकल स्किल, कंसेप्चुअल, इंट्यूटिव एक्सेट्रा, जबकि इंप्लीमेंटेशन में मोटिवेशन एंड लीडरशिप चाहिए। Formulation precedes strategy implementation and implementation follows formulation. तो फॉर्मुलेशन के बाद इंप्लीमेंटेशन होता है और इंप्लीमेंटेशन से पहले फॉर्मुलेशन होता है। तो ये आपका डिफरेंस है, एक बार गो थ्रू करके जाना है बस। अगर प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो डिफरेंस में आपको जरा सी भी दिक्कत नहीं आएगी। इसके अलावा एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो एग्जामिनेशन में कई बार पूछा जा चुका है, दैट इज द लिंकेजेस। सो हियर टू टॉपिक्स टुगेदर, लिंकेजेस एंड इश्यूज। तो पहले लिंकेजेस को देखेंगे, then after we will see the issues. Linkages between formulation and implementation. फॉर्मुलेशन और इंप्लीमेंटेशन में दो तरह के लिंकेज एग्जिस्ट करते हैं, फॉरवर्ड लिंकेज एंड बैकवर्ड लिंकेज। इसको इंटीग्रेशन से कंफ्यूज मत करना। वर्टिकल इंटीग्रेशन के अंदर आपने दो तरह के इंटीग्रेशन पढ़े थे, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन एंड बैकवर्ड इंटीग्रेशन, उससे कंफ्यूज नहीं करना है। दिस इज डिफरेंट कॉन्सेप्ट। फॉर्मुलेशन का इंपैक्ट इंप्लीमेंटेशन पे एंड इंप्लीमेंटेशन का इंपैक्ट फॉर्मुलेशन पे, ये है बेस लिंकेज का। अभी आपने सीखा कि फॉर्मुलेशन इंप्लीमेंटेशन से पहले होता है, इंप्लीमेंटेशन फॉर्मुलेशन के बाद होता है, लेकिन शुरू में ही आपने ये बात कह दी थी कि दोनों को अलग नहीं किया जाता, दोनों आपस में इंटरवाइंड है, जुड़े हुए हैं, दोनों में कनेक्शन है। कैसा कनेक्शन है? तो इसका जवाब है लिंकेज। फॉर्मुलेशन इंप्लीमेंटेशन को इंपैक्ट करता है और इंप्लीमेंटेशन फॉर्मुलेशन को इंपैक्ट करता है। जब आप एक साउंड स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट कर रहे होते हैं तो उसी समय आपको यह देखना होता है कि भाई ये इस स्ट्रेटजी की फिजिबिलिटी ऑफ इंप्लीमेंटेशन क्या होगी। और ऐसा हो सकता है कि आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन में कई सारे चेंजेस करने पड़े, आपको अपना स्ट्रक्चर बदलना पड़े, आपको अपना कल्चर बदलना पड़े, ताकि आप एक साउंड स्ट्रेटजी को एक एक्सेलेंट इंप्लीमेंटेशन दे सको। तो जब आप एक साउंड स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट करते हैं और उस समय टू इंश्योर एक्सेलेंट इंप्लीमेंटेशन आप ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस लाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज फॉरवर्ड लिंकेज, क्योंकि फॉर्मुलेशन का इंपैक्ट हो रहा है इंप्लीमेंटेशन पे। इसी के रिवर्स में आप इंप्लीमेंटेशन का इंपैक्ट भी फॉर्मुलेशन पे देखोगे और उसको हम कहते हैं बैकवर्ड लिंकेज। तो लिंकेजेस दो तरह के होते हैं, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। पहले देखो फॉरवर्ड लिंकेज। विद द फॉर्मुलेशन ऑफ न्यू स्ट्रेटजीज or reformulation of existing strategies, many changes have to be affected within the organization, like requirement to bring change in the organizational structure, change in leadership, change in culture, etc. Now say this, एक strategy को formulate करते वक्त या existing strategy को reformulate करते वक्त आपको organization में कुछ changes लाने की जरूरत पड़ सकती है। क्यों changes ला रहे हो ये पता है? ताकि आप ये इंश्योर कर सको कि वो स्ट्रैटेजी अच्छी तरह से इंप्लीमेंट हो पाए।
In this way, formulation of strategy has forward linkage with their implementation. तो आपके तो while formulating a sound strategy, we may have to bring change in organization. This is called as forward linkage. Second one is the backward linkage. While dealing with strategic choice, remember that past strategic actions also determine the choice of strategy. Proactive, reactive पढ़ चुके हैं. Organizations tend to adopt those strategies which can be implemented with the help of the present structure of resources combined with some additional effort. तो अभी जो मेरे पास रिसोर्सेज हैं उसके साथ कुछ एफर्ट लगा के जिस स्ट्रैटेजी को मैं इंप्लीमेंट कर पाऊंगा ऐसे ही स्ट्रैटेजी को मैं चूज करना चाहता हूं. राइट, समझ रहे हो मेरी बात को? अभी जो मेरे पास रिसोर्सेज हैं उसके साथ जो मैं स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट कर पाऊंगा मैं इसी तरह की स्ट्रैटेजी को चूज करूंगा. यानी कि अब बेस हो गया इंप्लीमेंटेशन और वो असर डाल रहा है सिलेक्शन ऑफ स्ट्रैटेजी को, मतलब फॉर्मुलेशन को. तो इसको आप कहते हो बैकवर्ड लिंकेज. सच इंक्रीमेंटल चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम टेक द ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम वेयर इट इज टू वेयर इट विशेस टू बी. सो दिस इज योर बैकवर्ड लिंकेज. सो दो तरह के लिंकेजेस एग्जिस्ट करते हैं, फॉरवर्ड लिंकेज एंड बैकवर्ड लिंकेज. नाउ देयर आर सर्टेन इश्यूज इन स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन. याद रखना है, प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन, प्रोसीजरल, रिसोर्स, स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड बिहेवियरल. इसको बोलोगे पीपीआर, बीएसएफ. सब आगे मैं कवर करता हुआ चलूंगा. जब स्ट्रक्चर पढ़ेंगे मोस्ट ऑफ देम विल बी डेल्ट. मैनेजमेंट इशू सेंट्रल टू स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन. क्या क्या मैनेजमेंट इश्यूज हो सकते हैं? एनुअल ऑब्जेक्टिव को एस्टैब्लिश करना, पॉलिसीज को डिवाइस करना, रिसोर्सेज अलोकेट करना, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को डिसाइड करना, रिस्ट्रक्चर एंड इंजीनियरिंग, इंसेंटिव डिवाइस करना, रेसिस्टेंस को मिनिमाइज करना, स्ट्रैटेजी सपोर्टिव कल्चर बनाना, प्रोडक्शन ऑपरेशन को प्रोसेस को अडॉप्ट करना, इफेक्टिव ह्यूमन रिसोर्स सिस्टम को डेवलप करना, डाउनसाइज करना इफ नेसेसरी. इसमें भी मेजॉरिटी आगे डील होगा. ये लिस्टिंग है, लिस्टिंग को ध्यान से पढ़ के जाना. अगर क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन में, छोटा क्वेश्चन आएगा और आप आसानी से इसको आंसर कर पाओगे. ठीक है. When we talk of the issues, now we have some key concepts. देखो, the strategic plan devised by the organization proposes the manner in which strategies could put into action. Strategic plan जो होता है ना, उसमें ये आप कह सकते हो that proposes the manner in which it could be put into action. Strategies by themselves do not lead to action. कोई भी प्लान अपने आप एग्जीक्यूट नहीं होता. There are certain steps you will have to follow to execute that plan. ये है मतलब इसका. They are, in sense, a statement of intent. The strategies are technically a statement of intent. Implementation tasks are meant to realize the intent. Strategies therefore have to be activated through implementation. So strategy अपने आप execute नहीं होता. Strategy need to be activated through implementation. Strategy is a statement of intent. And to realize that intent, you will have to do the execution. इसका मतलब है कि क्या प्रोसीजर होगा, तो वो कैसा होता है, how we implement the strategy. Because strategy is very broad. सबसे पहला ध्यान में रखना है, नंबर 1, strategy should lead to formulation of different kind of programs. स्ट्रैटेजी के आधार पे प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं. प्रोग्राम्स थोड़े ब्रॉड होते हैं. प्रोग्राम्स आर ब्रॉड टर्म which include goal, policy, procedure, rule and steps to be taken putting a plan into action. तो प्लान के प्रोग्राम के अंदर, प्रोग्राम इज ब्रॉडर थिंग. तो क्या पॉलिसीज हैं हमारी, क्या गोल्स हैं हमारे, क्या प्रोसीजर्स हैं, क्या रूल्स हैं और क्या स्टेप होंगे जिससे इसको एक्शन दिया जा सकता है. These will be mentioned into program. Program are supported by funds allocated by for plan implementation. So program के लिए fund allocation होगा. So strategy के आधार पे प्रोग्राम को डेवलप किया जाता है. प्रोग्राम इज ब्रॉडर कॉन्सेप्ट. प्रोग्राम में गोल्स हैं, पॉलिसीज हैं, रूल्स हैं एंड स्टेप्स ऑफ इंप्लीमेंटेशन है. अब इस प्रोग्राम के आधार पे डेवलप किया जाएगा प्रोजेक्ट्स. द प्रोग्राम लीड टू फॉर्मुलेशन ऑफ प्रोजेक्ट्स. प्रोग्राम से क्या बनना चाहिए, प्रोजेक्ट्स बनना चाहिए. प्रोग्राम बहुत ब्रॉडर टर्म था, प्रोजेक्ट्स आर स्पेसिफिक. A project is a highly specific program for which time and resources costs are predetermined. तो प्रोजेक्ट का जो टाइम स्केल है, टाइम फ्रेम है और जो कॉस्ट है वो प्रीडिटरमिन्ड होता है. It requires allocation of fund based on capital busting by organizations.
Thus, research and development program may consist of several projects, each of which is intended to achieve a specific and limited objective. And we know that to allocate fund, we use the capital busting, right? तो हम क्या कर सकते हैं, capital busting का use कर सकते हैं to allocate fund to different projects. And each project will have its own objectives, requires separate allocation of fund and is to be completed within a set time schedule. So strategy को convert किया programs में. Programs बहुत broad है. Now those programs will be broken into projects. So we will have multiple projects with different time frames and of course cost, and we have to allocate budget, the fund to different projects, and different projects will have different objectives, right? तो सबका separate allocation of fund होगा, सबको आप क्या करोगे, वहां से execute करना चाहोगे. So program to project. Now project will lead to the third step. अब project को execute करने के लिए आपको रिसोर्सेज की जरूरत होगी. सो इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटजी इज नॉट लिमिटेड टू फॉर्मुलेशन ऑफ प्लान, प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट. प्रोजेक्ट वुड आल्सो रिक्वायर रिसोर्सेज. सो आफ्टर रिसोर्सेज हैव बीन प्रोवाइडेड, it would be essential to see that a proper organizational structure is designed, systems are installed, functional policies are devised, and various behavioral input provided so that the plans may work. So we have the strategy. From a strategy we will develop program. From program we will be developing projects, and then we will be allocating resources, and then we will be making a lot of changes in our organization to support the execution of that plan or that project. And that changes may be in culture, that changes may be in operational policies, that changes may be in our processes, that changes may be in our structure, ताकि हम strategy को सही तरह से achieve कर सके, realize कर सके. इसीलिए आप कहते हो strategy अपने आप execute नहीं होता. You will have to make a lot of effort. Strategy to program, program to project, and then allocation of resources to project. ठीक है, ये थोड़ा वाइटल है. क्वेश्चन आया ना तो थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन होगा, तो आपको ध्यान में रखना है. दिस इज योर इश्यूज एंड लिंकेजेस इन इंप्लीमेंटेशन. ये शुरू का इंट्रोडक्टरी पार्ट था. आपने इंप्लीमेंटेशन को समझा, आपने फॉर्मुलेशन एंड इंप्लीमेंटेशन के रिलेशंस को समझा, उनके लिंकेजेस को समझा, उनमें आने वाले इश्यूज को समझा, और आपने इस बात को भी समझा कि स्ट्रेटजी अपने आप एग्जीक्यूट नहीं होता. स्ट्रेटजी से प्रोग्राम, प्रोग्राम से प्रोजेक्ट, एंड देन एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज टू द प्रोजेक्ट टू अचीव द ऑब्जेक्टिव. ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द स्ट्रेटेजिक चेंज थ्रू डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन. डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इज डिमांड ऑफ द टाइम, दैट इज व्हाई इट इज मेंशन्ड हियर, है ना. तो हमें क्या करना है, यहाँ स्ट्रेटेजिक चेंज के बारे में पढ़ना है. तो पहले हम स्ट्रेटेजिक चेंज के बारे में पढ़ेंगे, एंड देन हम डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पे जाएंगे. तो पहले आप कोर्स कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, स्ट्रेटेजिक चेंज होता है क्या है और चेंज कैसे इफेक्ट करते हैं हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में. वंस यू अंडरस्टैंड द चेंज एंड वंस यू अंडरस्टैंड चेंज कैसे अप्लाई होता है, तो फिर उसके बाद सेकंड फेज में आप डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पे जाओगे. राइट, सो लेट्स स्टार्ट. राइट, तो स्ट्रेटेजिक चेंज देखते हैं. सबसे पहले स्ट्रेटेजिक चेंज का क्या मतलब होता है. देखो, आपका एनवायरमेंट कैसा होता है, स्टेबल होता है क्या? नहीं सर, स्टेबल नहीं होता है, डायनामिक होता है. कैसा होता है? डायनामिक. डायनामिक का मतलब बदलता रहता है. एनवायरमेंटल फैक्टर्स जैसे इकोनॉमिक, सोशियो कल्चरल, वो तो कम थोड़ा बदलता है. टेक्नोलॉजिकल, लीगल एक्सेट्रा, इन सब में चेंजेस आते रहते हैं. और जब एनवायरमेंट में चेंज आता है तो जरा सोचो, अगर इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरमेंट में चेंज आया तो क्या स्वॉट सेम रहेगा? नहीं सर, स्वॉट भी बदलेगा. तो आपका स्वॉट भी बदलेगा, SWOT भी चेंज होगा. तो जब SWOT चेंज होगा तो क्या आप स्ट्रेटजी को सेम रख पाओगे? नहीं ना, यू विल हैव टू चेंज द स्ट्रेटजी एज वेल. इसी को कहते हैं स्ट्रेटजिक चेंज. एनवायरमेंट में चेंज होगा तो आपको अपनी स्ट्रेटजी में चेंज करना होगा. तो कैसे करोगे? दिस इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड इन दिस टॉपिक. स्ट्रेटजिक चेंज बड़ा पॉपुलर टॉपिक है, कई बार एग्जाम में आ चुका है ना. देखो जरा इसे. द चेंजेस इन द एनवायरमेंट फोर्सेस ऑफन रिक्वायर्ड बिजनेसेस टू मेक मॉडिफिकेशन इन देयर एग्जिस्टिंग स्ट्रेटजी एंड ब्रिंग आउट न्यू स्ट्रेटजी. जब एनवायरमेंट में चेंज होगा तो बिजनेस को अपने स्ट्रेटजी को चेंज करना पड़ेगा. स्ट्रेटजिक चेंज इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस that involve a corporate strategy focused on new market, products, services, and new way of doing business. So when there is change in environment, you will have to bring change in your strategy. That is the basic idea of what strategic change. अब ये होगा कैसे? तो how to initiate strategic change, जो specific question है, जो एग्जाम में आता है, वो आता है steps to initiate strategic change. तो इसको मैं करता हूँ डबल स्टार. क्या स्टेप होंगे स्ट्रेटजिक चेंज को इनिशिएट करने के? आप खुद सोचो क्या करना होगा.
तो आप कहते हैं सर देखो एनवायरमेंट में हमारे पास होते हैं इंटरनल एक्सटर्नल, इंटरनल से होता है एसडब्ल्यू, एक्सटर्नल से होता है ओटी। इसके आधार पे हमने बनाया था स्ट्रैटेजी को। अब हम कह रहे हैं कि एनवायरमेंट में चेंज हुआ, अगर एनवायरमेंट में चेंज हुआ तो एसडब्ल्यू ओटी में चेंज होगा, एसडब्ल्यू ओटी अगर चेंज हुआ तो अकॉर्डिंगली स्ट्रैटेजी में चेंज करना होगा। इस प्रोसेस को कहते हैं स्ट्रैटेजिक चेंज। अब सवाल आता है कि इसको हम करें कैसे। अगर आप इसको स्ट्रैटेजिक चेंज को अगर आप इफेक्ट करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको यह देखना होगा कि एनवायरमेंट में चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। यू हैव टू हैव फोकस हियर फर्स्ट, क्योंकि यहां अगर चेंज होगा तभी आपका ये प्रोसेस इनिशिएट होगा। तो पहला स्टेप इसीलिए होता है रिकॉग्नाइज द नीड फॉर चेंज। रिकॉग्नाइज द नीड फॉर चेंज का मतलब है कि हमें बदलने की जरूरत है, इसको रिकॉग्नाइज करना। और आप कैसे रिकॉग्नाइज करोगे? आप कहते हैं अगर एनवायरमेंट में चेंज है तो हमें बदलने की जरूरत है, और एनवायरमेंट के चेंज को आप कैसे रिकॉग्नाइज करोगे? तो आप क्या बोलोगे? सर वी विल डूइंग द स्वॉट एनालिसिस, वी विल डूइंग द पेस्टल एनालिसिस, है ना। तो हम अपने एनवायरमेंट को एनालाइज करते रहते हैं, कंटिन्यूअसली मॉनिटर करते रहते हैं, जस्ट टू नो दैट देयर इज नीड ऑफ चेंज। द फर्स्ट स्टेप इज टू डायग्नोस which facets of the present corporate culture are strategy supportive and which are not. We will be using the SWOT analysis. इतना ध्यान में रखना है। Recognize the need of change. Need of change को recognize करने के लिए we will be doing the SWOT analysis. From that we will understand कि environment बदला, और जब environment बदला तो अब हमें बदलने की जरूरत है। एक बार ऐसा हो जाता है, you come to understand कि environment में changes हैं, then you create a shared vision to manage change. Now what does it mean by shared vision? शेयर्ड विजन का मतलब क्या हुआ? देखो कि जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है और जो ऑर्गेनाइजेशन के इंडिविजुअल्स मेंबर्स का ऑब्जेक्टिव है उसमें कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर उसमें कॉन्फ्लिक्ट आया तो उस कंडीशन में आपको नेचुरल मोटिवेशन लोगों में नहीं रहेगा एंड यू विल बी सीइंग कि लैक ऑफ सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। तो देयर शुड बी अ शेयर्ड विजन। शेयर्ड विजन का मतलब सीधा सीधा है कि जो इंडिविजुअल के ऑब्जेक्टिव्स हैं और जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव हैं, दोज शुड coincide, there should not be any conflict. अगर वो दोनों कोइंसाइड करते हैं तो आपके लिए चेंज को इंप्लीमेंट करना बहुत ही आसान हो जाएगा। बट अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है, बिजनेस कुछ और सोच रही है और एम्प्लॉइज कुछ और सोच रहे हैं, तो फिर मुश्किल है। तो आप क्या कहते हो? क्रिएट अ शेयर्ड विजन टू मैनेज द चेंज। ऑब्जेक्टिव ऑफ बोथ इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन शुड कोइंसाइड, देयर शुड नॉट बी एनी कॉन्फ्लिक्ट। उसके बाद आता है थर्ड स्टेज वेयर वी इंस्टीट्यूशनलाइज द चेंज। इंस्टीट्यूशनलाइज का मतलब है इंप्लीमेंट करना, बेसिकली एन एक्शन स्टेज which require implementation of change strategy. It takes time for the change culture to prevail. जाहिर सी बात, change culture को थोड़ा सा टाइम तो लगेगा परमानेंट होने में। तो ये 3 स्टेप का प्रोसेस है जिससे आप क्या कर सकते हैं? स्ट्रैटेजिक चेंज को इनिशिएट कर सकते हैं। रिकॉग्नाइज द नीड फॉर द चेंज, क्रिएट अ शेयर्ड विजन एंड देन इंस्टीट्यूशनलाइज द चेंज। अब ये जो आपने चेंज किया है, क्या ये परमानेंट होगा? नाउ दैट इज अ क्वेश्चन। तो हम कहते हैं नहीं, ये परमानेंट नहीं होता, टेंडेंसी होती है इसकी वापस पुराने वाले ढर्रे पे जाने की। तो ऐसे सिचुएशन में वी हैव अनदर थियरी, और इसको कर्ट लेविन चेंज प्रोसेस कहते हैं। आप जानते होंगे, इसको भी हम क्या करके रखते हैं? इसको भी हम ट्रिपल स्टार करके रखते हैं। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, रिपीटेडली पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन। कर्ट लेविन चेंज मॉडल जो है, ये मॉडल बताता है कि आप चेंज को कैसे लेके आओगे अपने ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि इतना ईजी टास्क नहीं है। व्हाई इट इज नॉट सो ईजी टास्क? बिकॉज पीपल आर वेरी कंफर्टेबल विद देयर करेंट बिहेवियर। अपने करंट बिहेवियर से लोग बहुत कंफर्टेबल होते हैं, आदतों से लोग बहुत कंफर्टेबल होते हैं, एंड व्हेन यू विल आस्क हिम टू चेंज तो फिर रेसिस्टेंस आता है, और हो सकता है आपका पूरा चेंज का ड्राइव भी क्या हो जाए? फेल हो जाए। तो कर्ट लेविन का कहना था अगर आप चेंज को लॉन्ग लास्टिंग बनाना चाहते हैं, देयर इज अ 3 स्टेप प्रोसेस व्हाट यू नीड टू फॉलो। सबसे पहला स्टेप होता है अनफ्रीजिंग का, दूसरा स्टेप होता है चेंज, और तीसरा स्टेप होता है रीफ्रीजिंग का। तो अनफ्रीज करो, चेंज कर दो, रीफ्रीज कर दो। अनफ्रीज करने का मतलब है सीधा सीधा कि लोगों के ओल्ड बिहेवियर एंड एटीट्यूड को आपको तोड़ना होगा। यानी कि पुराना जो सोचने का तरीका था, पुराना जो वर्क कल्चर था, यू आर गोइंग टू ब्रेक इट डाउन। अब इसको आप कैसे तोड़ सकते हैं, ओल्ड बिहेवियर एंड एटीट्यूड को? तो इसके कई सारे तरीके हो सकते हैं बेसिकली। जैसे वन ऑफ द वे मे बी द काउंसलिंग, है ना। वन ऑफ द मे बी द डेलीगेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, मेक देम नीड अवेयर ऑफ नीड ऑफ चेंज, कि हमें बदलने की क्यों जरूरत है, इसको लेके उन्हें अवेयर करो, उनको इंफॉर्मेशन डेलीगेट करो, है ना। आप स्टाफ ब्रीफिंग रख सकते हैं, अगर बहुत मुश्किल हो रहा है किसी को तो आप उसको काउंसलिंग दे सकते हैं, बट एनी हाउ यू हैव टू मेक देम रेडी टू एक्सेप्ट द चेंज। अनफ्रीजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां आप उन्हें तैयार कर रहे हो
चेंज को एक्सेप्ट करने के लिए। अगर अनफ्रीजिंग सक्सेसफुल होगा तो आपके लिए चेंज करना उतना ही आसान हो जाएगा। वंस अनफ्रीजिंग इज डन, पीपल आर मेंटली अवेयर एंड रेडी टू एक्सेप्ट चेंज, देन वी गो टू द सेकंड स्टेप, दैट इज कॉल्ड एज चेंज। यहां हम न्यू कल्चर को इंट्रोड्यूस करते हैं, राइट। एंड देन देयर इज द थर्ड स्टेज विच इज कॉल्ड एज रीफ्रीजिंग। रीफ्रीजिंग का मतलब है कि रीफ्रीजिंग हम तब मानेंगे जब नए कल्चर ने पुराने कल्चर को, न्यू सेट ऑफ बिहेवियर ने पुराने सेट ऑफ बिहेवियर को पूरी तरह से रिप्लेस कर दिया हो। तो इट सर्टेनली विल टेक सम टाइम, तो उसे हम रीफ्रीजिंग कहते हैं। तो अनफ्रीजिंग, चेंज एंड रीफ्रीजिंग, दिस इज द कर्ट लेविन प्रोसेस। तो अनफ्रीजिंग द सिचुएशन, द प्रोसेस ऑफ अनफ्रीजिंग simply makes the individuals aware of the necessity for change and prepare them for such a change. नेसेसिटी ऑफ चेंज को लेके अवेयर करना और ऐसे चेंज के लिए प्रिपेयर करना। लेविन proposes that the changes should not come as a surprise to the members of the organization. Sudden and unannounced change would be socially destructive and moral lowering. So idea यही है, when you are delegating the information, you are making them aware of change. आप सडन पॉलिसी चेंज करोगे, सडन रेगुलेशंस लागू करोगे, तो उनके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज होगा और ऐसे सिचुएशन में टर्न अराउंड बढ़ता है ना। पीपल की टेंडेंसी होती है कि दे विल क्विट। तो हमें क्या करना है, ये सरप्राइज की तरह नहीं आना चाहिए, डिस्ट्रप्टिव हो सकता है। तो वी विल हैव टू मेक देम अवेयर ऑफ द चेंज एंड रेडी टू एक्सेप्ट चेंज। अनफ्रेजिंग इज द प्रोसेस ऑफ breaking down the old attitude and behavior, customs and traditions, so that they can start with a new slate, clean slate. Clean slate का मतलब है from scratch, from zero. तो हम ये कह रहे हैं कि भाई जो old behavior था, जो old traditions थे, हमारे customs थे, उनको हम अब छोड़ेंगे, right? And we will start with new. That is the clean slate approach. Once the unfreezing is done, then we go for changing to the new situation. So once the unfreezing process has been completed, and the member of the organization recognize the need for change and have been fully prepared to accept such change, their behavior pattern need to be redefined. Now they are aware and they are ready to accept the change. तो अपन क्या कर सकते हैं, उसको उनके बिहेवियर पैटर्न को रीडिफाइन कर सकते हैं। अब यहां एक थ्योरी आती है केलमैन की, H.C. केलमैन। H.C. केलमैन ने 3 तरीके बताए, 3 मेथड्स फॉर रीअसाइनिंग न्यू पैटर्न ऑफ बिहेवियर, कि लोगों में आप न्यू पैटर्न ऑफ बिहेवियर को कैसे रीअसाइन करोगे। इसको लेके केलमैन ने 3 तरीके बताए, मतलब चेंज को कैसे अफेक्ट करोगे, इसको लेके 3 तरीके बताए। सबसे पहला तरीका है आपका कंप्लाइंस का। कंप्लाइंस का मतलब क्या है, स्टिक एंड कैरेट की हम यहां बात करते हैं। व्हाट इज मीन बाय स्टिक एंड कैरेट, या कैरेट एंड स्टिक बोल दो आप, तो इसको कहते हैं रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। तो कैरेट एंड स्टिक का मतलब है रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। यू नो, बड़ा फॉर्मल फॉर्म ऑफ मोटिवेशन है ये, बट इट ऑलवेज वर्क्स, मोस्ट ऑफ द टाइम इट वर्क्स। तो आप कहते हो कि अगर तुमने इस तरह से बिहेव किया है ना, जो हम कह रहे हैं, तो देन यू विल बी गेटिंग द रिवॉर्ड, लेकिन अगर तुमने उसके खिलाफ काम किया, देन यू विल बी गेटिंग द पनिशमेंट। सो रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट के थ्रू यू कैन मोल्ड समवन्स बिहेवियर, और यही केलमैन का कहना था कि कंप्लाइंस इज दैट इज रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट स्ट्रेटजी फॉर गुड और बैड बिहेवियर। तो गुड बिहेवियर है तो रिवॉर्ड, बैड बिहेवियर है तो पनिशमेंट। नंबर 2, आइडेंटिफिकेशन। अच्छा, ये तब काम करता है when someone is psychologically impressed upon someone and try to replicate his behavior to become like him. तो अगर मान लो आपके ऑर्गेनाइजेशन का सीईओ है and you are psychologically impressed upon your CEO, then you would like to imitate the behavior of CEO to become like him. That's a basic idea of identification. लेकिन ये तभी काम करता है when someone is psychologically impressed upon someone. बड़ी सीधी सी बात है, identification occurs when members are psychologically impressed upon to identify themselves with some given role models whose behavior they would like to adopt and try to become like them. So in this case there is a concept of what, role model. क्या होगा, एक role model होगा जिसपे employees are psychologically impressed, so they will try to copy their behavior and become like them. Then that process is called as identification. Third is called as internalization. Internalization का मतलब internal thought process में changes होंगे. So in such situation employees are left free to learn and adapt. तो यहां इंटरनल थॉट प्रोसेस में इंडिविजुअल के चेंज होता है और न्यू बिहेवियर को एक्सेप्ट करता है। इट इन्वॉल्व्स सम इंटरनल चेंजिंग ऑफ द इंडिविजुअल्स थॉट प्रोसेस इन ऑर्डर टू एडजस्ट टू द चेंजेस इंट्रोड्यूस्ड। रीफ्रीजिंग, अब वंस द चेंज इज डन, देन वी गो फॉर द रीफ्रीजिंग। सो रीफ्रीजिंग अकर्स व्हेन न्यू बिहेवियर बिकम्स अ नॉर्मल वे ऑफ लाइफ। द न्यू बिहेवियर रिप्लेस द फॉर्मर बिहेवियर कंप्लीटली फॉर सक्सेसफुल एंड परमानेंट चेंज टू टेक प्लेस।
अगर आप सक्सेसफुल या परमानेंट चेंज कब होता है, जब न्यू बिहेवियर ओल्ड बिहेवियर को पूरी तरह से रिप्लेस कर देता है, राइट। सो दिस इज योर कर्ट लेविन प्रोसेस। क्या बोलोगे आप? 3 स्टेप में होता है, अनफ्रीजिंग, चेंज एंड रीफ्रीजिंग। दिस इज योर कर्ट लेविन प्रोसेस। नाउ लेट्स गो टू नेक्स्ट टॉपिक, हाउ डज डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन वर्क। नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। लुक, सबसे बड़ा दिक्कत क्या होता है कि सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है, व्हेनेवर यू आर इंट्रोड्यूसिंग IT, information technology in your business, the work culture will change completely. वो completely change होगा because initially you are working, यानी और आप कह सकते हैं traditionally you were working manually, now you are getting into digital things. तो complete shift होता है work culture का, everything will be changed. So इसको manage करना is a typical task and every organization need to do this. आपने जो concept पढ़ा, पहला पढ़ा इनिशिएटिंग स्ट्रेटेजिक चेंज और दूसरा आपने पढ़ा कर्ट लेविन चेंज प्रोसेस, दैट यू विल बी नीडिंग व्हाइल डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है इंट्रोडक्शन ऑफ डिजिटलाइजेशन इन योर बिजनेस। तो इस डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को हम कैसे मैनेज करेंगे, तो कोर कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखते हुए आगे बढ़ो। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, द यूज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज टू डेवलप फ्रेश, इंप्रूव्ड और एंटायरली न्यू कंपनी प्रोसीजर्स, गुड्स और सर्विसेज इज नोन एज डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। So हम कह रहे हैं कि we are using the digital technologies to completely, change our business. We are trying to develop fresh, improved or entirely new company procedures, goods or services. So हम नया तरीका डेवलप कर रहे हैं with the help of what? Digital technologies. इसी को digital transformation, मतलब transformation of business using digital technology is digital transformation. It is a fundamental adjustment that can be challenging to identify, even more challenging to implement. याद रखना इस बात को। So digital transformation को implement करना is not a easy task. Certainly it is what? Challenging. Now see this. पहला सवाल आपसे क्या बनता है? How does change management appear when applied to the digital transformation? या इसी क्वेश्चन को पूछा जा सकता है, change management in the digital transition consists of 4 essential elements. आपसे बोलेगा वो कौन 4 essential elements हैं जो आपको डिजिटल ट्रांजिशन में रोल प्ले करता है, या आपसे पूछेगा कि हाउ डज चेंज मैनेजमेंट अपीयर व्हेन अप्लाइड टू डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। अगर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का डेफिनेशन पूछा जाता है तो हमने सिंपली क्या कहा, यूज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी टू ट्रांसफॉर्म द बिजनेस, टू प्रोड्यूस न्यू सर्विसेज, है ना, न्यू गुड्स और कंप्लीटली चेंजिंग आवर प्रोसेसेस अकॉर्डिंगली बाय यूजिंग डिजिटल टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड एज डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। दैट्स द आइडिया, दैट्स द डेफिनेशन। अब सवाल आता है कि हाउ इट विल कैरीड आउट और व्हाट आर द 4 एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ डिजिटल ट्रांजिशन in context of change management. सबसे पहला देखो, defining the goal and objective of the transformation. So whenever you do any process, इस बात को हमेशा याद रखना, किसी भी process को आप करते हो और आप किसी भी subject में इसको अप्लाई कर सकते हो, तो first of all you define your goal and objective of that process. कि अगर हम ऐसा करना चाह रहे हैं तो क्यों करना चाह रहे हैं, इससे हमें क्या मिलेगा, है ना, हम क्या अचीव करना चाह रहे हैं। तो सेम विल हैपन इन द केस ऑफ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। व्हाट इज द गोल, आपका गोल क्या है, आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं जिसको आप अचीव करना चाह रहे हो विद द हेल्प ऑफ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। बहुत सारे गोल एंड ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। नंबर 2, असेसिंग द करंट स्टेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड आइडेंटिफाइंग गैप्स। तो हम क्या करते हैं सेकंड स्टेप में, करंट स्टेट को हम एनालाइज करते हैं, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेसेस को वी विल बी एनालाइजिंग, और हम देखेंगे कहां कहां गैप है, वेयर वी आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस वैल्यू, वेयर वी आर लैकिंग, वेयर कॉस्ट इज वेरी हाई, कहां हमें बहुत टाइम लग रहा है, कहां हमारा एरर्स बहुत ज्यादा हो रहा है। बिकॉज डिजिटल ट्रांजिशन का मतलब है जब आप डिजिटल टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं, यू इंप्रूव ऑन मेनी फ्रंट्स, लाइक योर कॉस्ट गेट्स डाउन और योर कॉस्ट रिड्यूसेस, जो टाइम है दैट रिड्यूसेस, राइट, योर प्रोडक्टिविटी विल इंक्रीज, योर एफिशिएंसी विल इंक्रीज, क्वालिटी ऑफ वर्क विल इंक्रीज, राइट। सो आपको योर वर्क फोर्स विल डिक्रीज ऑटोमेटिकली, you will get a lot of, your production will improve, correct, so all processes will get improved। तो बहुत सारे फायदे आपको होते हैं। तो अब डिजिटल टेक्नोलॉजी को अगर मैं लाना चाहता हूं तो जो मेरा करंट स्टेट ऑफ बिजनेस है, दैट आई हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट प्रोसेसेस आर देयर, हाउ वी आर डूइंग दैट एंड व्हाट आर द गैप्स, जिन गैप्स को फिल कर सकता है हमारा टेक्नोलॉजी। थर्ड, क्रिएट अ रोड मैप फॉर चेंज दैट आउटलाइन द स्टेप्स नीडेड टू रीच द डिजायर्ड स्टेट। तो रोड मैप फॉर चेंज का मतलब वो व्हाट चेंजेस वी आर गोइंग टू ब्रिंग, यू नो, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ताकि हम अपने डिजायर्ड स्टेट तक पहुंच पाएं, एंड देन वी इंप्लीमेंटिंग एंड मैनेजिंग द चेंज एट एवरी लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। फिर हम चेंज को क्या करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं और चेंज को मैनेज करते हैं। तो इस तरह से आपका 4 स्टेप का ये प्रोसेस है। कितने स्टेप का प्रोसेस है? 4 एलिमेंट्स हैं आपके पास, और इन 4 एलिमेंट्स को आपको ध्यान में रखना है। एग्जाम में भी आपसे क्वेश्चन आता है तो 4 एलिमेंट्स को आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। सबसे पहले क्या कहा आपने,
First of all, we define our goals and objectives. Second, we assess the current state of the business. Third, we prepare a roadmap to go from current to future. And fourth, we implement it. Right? Goal, current state, roadmap and implement. तो क्या कह सकते हैं आप इसको? गोल, करंट स्टेट, रोड मैप एंड इंप्लीमेंट, GCRI. ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ. हाउ डज चेंज मैनेजमेंट वर्क? हाउ इट वर्क्स? चेंज मैनेजमेंट कैसे काम करता है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के कंटेक्स्ट में? चेंज मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस और सेट ऑफ टूल दैट बेस्ट प्रैक्टिसेस यूज्ड टू मैनेज चेंजेस इन एन ऑर्गेनाइजेशन. राइट? It assists in making changes in a safe and regulated manner, reducing the possibility of detrimental effect on the company. Any sort of organization, including enterprise organizations, governmental bodies, and even families, can utilize change management to manage changes. Change management models and methods come in a wide variety, but they all have a key things in common. These include creating a clear vision of the change, involving a stakeholder in the process, coming up with a plan for putting the change into action, and keeping an eye on the result. थोड़ा सा patience रखना. Although change management is frequently viewed as a difficult and complicated process, it is vital for ensuring that the digital transformation projects are successful. Now, this is a general explanation of how does change management work. अगर आपसे पूछा जाए एग्जामिनेशन में तो उसका आंसर भी बहुत जनरल होगा. Because when we talk of the how does change management work, then इसका मतलब you will be referring to the change management theory, whatever you have studied earlier. आपने स्टेप्स इन इनिशिएटिंग स्ट्रेटेजिक चेंज को पढ़ा और आपने कर्ट लेविन चेंज प्रोसेस को पढ़ा. चेंज मैनेजमेंट इज अ कॉम्प्लेक्स टास्क, नो डाउट, क्योंकि इसमें ह्यूमन इन्वॉल्व हो जाता है और लोगों के एटीट्यूड एंड बिहेवियर को बदलना इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट. As far as the implementation of technology is concerned, that's very easy. You will buy a computer from the market and you will implement in your organization. That's not an issue. Buying a software is not an issue, right? Running a software is not an issue. The issue will arise when you will ask your employee to do the same thing. So then employee will resist. They would not like to go from manual to computerized or something like that, or they would like to stay with the current state only. So there will be the difficulty, and there comes the change management in place. तो आप क्या कहते हो कि whenever we apply digital transformation in business, certainly we will have to do the change. Change management is applicable in fact for all kind of organization, whether you are a small organization or the large organization, government bodies, or even for families. If you want to change the attitude of your younger sister or brother, you can use the Kurt Lewin process easily. Right? You can use the Kellman's concept of compliance, and you must be using it. है ना, छोटा भाई पढ़ नहीं रहा, आपने बोला कि पढ़ाई कर लो, मैं तुम्हें एक चॉकलेट दूंगा. Now that is called as compliance. That is, you are expecting a particular kind of behavior from your younger, right? And for that purpose you are offering what? Reward. आपने कहा चॉकलेट दूंगा अगर पढ़ाई करोगे तो आप रिवॉर्ड के थ्रू उसके बिहेवियर को मोल्ड करने की कोशिश कर रहे. So that can be applied in family as well. Change management becomes essential whenever you bring digital transformation in your organization. क्योंकि होगा क्या, आप डिजिटल टेक्नोलॉजी को तो इंप्लीमेंट कर दोगे, बट पीपल वॉन्ट बी रेडी टू यूज दैट इन अ मैनर व्हाट शुड बी डन. तो उस कंडीशन में आपका पूरा ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस ही फेल हो जाएगा. सो टू कैरी आउट द डिजिटल ट्रांजिशन, सर्टेनली यू विल हैव टू ब्रिंग इन द चेंज मैनेजमेंट. बड़ा जनरल सा आंसर है, जस्ट रीड इट वंस, है ना. उसी पैटर्न में एग्जाम में अगर पूछा जाए तो लिख दोगे. राइट? द रोल ऑफ चेंज मैनेजमेंट इन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन. जब डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की बात आती है तो चेंज मैनेजमेंट का क्या रोल होगा? Change management is the process of planning, implementing, and monitoring changes in organization. It provides organization in achieving their objective while reducing risk and disruptions. For any organization undergoing a digital transition, change management is crucial. So, अगर हमसे पूछा जा रहा है the role of change management in digital transformation, the first thing is what is the change management? What we have studied, whenever we have to bring in the change, we have to recognize the change first. हमने change को recognize किया. So, we are doing what? We are monitoring the environment. We are trying to gauge कि कहाँ changes हो रही हैं. And then after we create a shared vision. Shared vision create करने के बाद we institutionalize it, है ना? We implemented it. It's a process of planning, implementing, and monitoring change in an organization. Change को plan करना, implement करना और monitor करना, ये काम होता है change management का. अब ये किसी भी कंटेक्स्ट में हो सकता है. हम किसके कंटेक्स्ट में पढ़ रहे हैं? डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के कंटेक्स्ट में पढ़ रहे हैं. तो हम कहते हैं डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में चेंज मैनेजमेंट का बहुत ही क्रूशियल रोल होता है. अ प्रॉपर्ली इंप्लीमेंटेड चेंज मैनेजमेंट कैन हेल्प ऑर्गेनाइजेशन टू, सबसे पहला, है ना. तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में चेंज मैनेजमेंट का क्या क्रिटिकल रोल हो सकता है? तो सबसे पहला रोल है स्पेसिफाई द पैरामीटर एंड गोल ऑफ द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन. तो आप यू विल हैव टू डिफाइन योर गोल ऑफ द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन. Second, determine which procedure and tools need to be modified. Make a plan for implementing the improvement. Involve staff member and parties involved in the transformation process and track progress and make required course corrections. Listing है, ध्यान से पढ़ के जाना वाला, है ना. लिस्टिंग है, ध्यान से पढ़ के चले जाना एक बार, है ना. पॉइंट बाय पॉइंट एक्सप्लेन करने की यहाँ कोई आवश्यकता है नहीं. राइट?
This is also very vital. Change management strategies for digital transformation. ना डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है मैसिव चेंज, है ना, पहला वर्ड दिमाग में रखो कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है मैसिव चेंज, बहुत कुछ बदलेगा आपके ऑर्गेनाइजेशन में, काम करने का तरीका पूरी तरह से बदल जाएगा. So the 5 best practices for managing change in small and medium businesses are, सबसे पहला, begin at the top. Look, whenever such kind of change occurs, the commitment should flow from the top, right? अगर टॉप मैनेजमेंट से कमिटमेंट नहीं आता है, बिकॉज डिजिटल ट्रांजिशन विल इन्वॉल्व लॉट ऑफ कॉस्ट, लॉट ऑफ टाइम, some disruption may also occur. So certainly it should come from the top. It should begin at the top. तो आप क्या कहते हैं? Focused, invested, united leadership that is on the same page about the company's future is reflected in change that begins at the top. The culture that will motivate the rest of the organization to accept change can only be generated and promoted in this way. So if you want people to accept the change, then that should initiate at the top level. तो टॉप लेवल का इन्वॉल्वमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है व्हेन इट कम्स टू चेंज मैनेजमेंट. और आप डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, जब भी बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन होता है, जब भी डिजिटलाइजेशन होता है बिजनेस का, इसमें टॉप लेवल को कमिटमेंट देना होता है. और जो भी इनिशिएशन होता है टॉप, बिकॉज हु विल बी अलोकेटिंग द बजट, द टॉप लेवल, हु विल बी डिसाइडिंग द द पॉलिसीज, द टॉप लेवल. अगर वहीं से कमिटमेंट नहीं हुआ एंड एवरी मेंबर एट द टॉप लेवल इज नॉट एट द सेम पेज, नॉट ऑन द सेम पेज, in that case your project may get delayed or your project may get hampered in between. वो implement ही नहीं हो पाएगा successfully. So it should begin at the top. पहला best practice. Second, ensure that the change is both necessary and desired. Change हुआ है and there is some changes in market and that is why we have to change. This is not the right way to apply it. ये necessary होना चाहिए, because why we are saying that it should be necessary, it should be essential, क्योंकि it brings in lot of discomfort in your organization. बहुत सारा discomfort लेके आएगा आपके employees के लिए. So if it is desired, if it is necessary, तो उस condition में इसको implement करना आपके लिए बहुत easy होगा. The fact that decision makers are unaware of how to properly handle a digital transformation and the effect it will have on their firm is one of the main cause of this. If a corporation does not have a sound strategy in place, introducing too much too fast can frequently become a major issue down the road. So if you don't have a very sound strategy in place, don't apply it. Don't apply it. It should be necessary and it should be desired, right? Then only apply it. Correct? Now see this. Then we have the reduced disruption. So this is your number 3 now. This is your number 3. Reduce disruption. So employee perception of what is required or desirable change can differ by department, rank or performance history. This is what you have to understand. Change को सब एक तरह से नहीं देखेंगे. ये डिपेंड करता है डिपार्टमेंट वाइज की. अगर हम बात करें हायरार्की आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन में, मैनेजर है, एम्प्लॉइज हैं, योर आईटी हेड है, योर आईटी एम्प्लॉइज हैं, सबके लिए चेंज अलग अलग तरह से इंपैक्ट करता है सबको. So that first thing you have to keep in mind, that the employee perception of what is required or desirable changes. क्या जरूरत है, क्या desired है, ये change होता है as differ by department, rank or performance history. The introduction of new tactics or technology intended to improve management and corporate operations causes employee concern about change. So your employee will be concerned about change, or that will cause the workplace disruption. अब उस डिस्ट्रप्शन को यू विल हैव टू मैनेज, तभी आपका डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सक्सेसफुल होगा. इट इज पॉसिबल टू रिड्यूस वर्कप्लेस डिस्ट्रप्शन बाय हाउ वी कैन मैनेज इट. सबसे पहले गेटिंग द वर्ड आउट अर्ली एंड प्रिपेयरिंग फॉर सम इंटरप्शंस. लोगों को बताओ, पहली चीज है ना, क्या करना है हमें. वर्ड आउट अर्ली का मतलब हुआ लोगों को आप एडवांस में बताइए व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस आर गोइंग टू कैरीड आउट, क्या डिजायर्ड है, क्या नीडेड है एंड सो ऑन. Giving a staff member the knowledge and tools they needed to adjust to the change. और जब चेंज होगा तो वर्क प्लेस चेंज होगा, वर्क कल्चर चेंज होगा, तो ऐसे में आपको यू विल हैव टू प्रोवाइड appropriate training and tools to the employees ताकि वो चेंज एनवायरमेंट में अडॉप्ट कर सके. Creating an environment that encourage transformation, empowering change agent to provide context and clarity for changes, and ensuring that IT department is informed of changes in technology. So every member of organization, including the IT department, need to understand that what are changes going to happen. ये आपको उसे पहले बताना होगा
इस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट करना होगा जहां चेंज को क्या किया जाए, सपोर्ट किया जाए, चेंज को प्रमोट किया जाए, एनकरेज कम्युनिकेशन। देखो वन थिंग इज फॉर श्योर, थिंग्स आर चेंजिंग, राइट। तो ऐसे में क्या होगा, बहुत सारे क्वेरीज होंगी, बहुत सारे कंप्लेंट्स होंगे एम्प्लॉइज को। यू विल हैव टू एनकरेज कम्युनिकेशन, ताकि वो क्वेरीज और वो कंप्लेंट को रखने का फोरम लोगों को मिले, लोग कम्युनिकेट कर पाए। क्रिएट चैनल्स so that workers may contact you with queries or complaints. Communication promotes efficiency and has the power to influence culture just like your vision. And the last one is, this will be your 4 and this will be your 5. Recognize the change is the norm, not the exception. इसका क्या मतलब हुआ कि you have to, you have to understand it. The change is the norm. आपको बदलते रहना पड़ेगा with time, with change in environment. It's not an exception. ऐसा नहीं कि कभी exception में ही हमें change करने की जरूरत हो. This need to be recognized. It simply means that ability to change. You have to inculcate ability in yourself, in your organization, ताकि जरूरत पड़ने पे आप तेजी से change को implement कर सको. The ability to continuously initiate and respond to the change in ways that create advantage, minimize risk, and sustain performances. So these are 5 best practices we can say for managing change in small and medium size businesses. बहुत relevant और बहुत ही सटीक क्वेश्चन हो सकता है एग्जामिनेशन में. It might appear in exam. ठीक है. And the next we have to see how to manage change during digital transformation. Again this is a question. कैसे चेंज को मैनेज करें? तो सबसे पहले है स्पेसिफाई द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एम एंड ऑब्जेक्टिव. हम जानते हैं किसी प्रोसेस का ये पहला स्टेप होता है. सो हाउ टू मैनेज चेंज की अगर बात हो तो सबसे पहले वी हैव टू स्पेसिफाई द इंटेंडेड आउटकम. टू डिजिटलाइजेशन, व्हाट आउटकम वी आर गोइंग टू गेट, व्हाट आर द प्रिसाइज ऑब्जेक्टिव दैट मस्ट बी अकम्प्लिश्ड. किन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए यू आर अप्लाइंग द टेक्नोलॉजी. अब जैसे ऑब्जेक्टिव को लेके आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, फॉर दैट पर्पस आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल. बार बार ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का, दिमाग में स्ट्राइक कर रहा होगा कि व्हाट ऑब्जेक्टिव वी आर टॉकिंग अबाउट. अब टेक एन एग्जांपल, जैसे हम कहते हैं availing the early discount. Now what is meant by early pay discount? जैसे हमने ये कहा कि suppose we are buying some raw material from some supplier, and if supplier says कि अगर आपने हमें एडवांस में पे कर दिया, in that case we will be giving you some discount, correct? तो or we have to manage it, as far as raw material is concerned, certainly you will have to manage your inventory, and accordingly as per your production you will be buying raw material from supplier. So all things are there. और ये कंप्लीट प्रोसेस आपका क्या करने जा रहे हो, आप डिजिटाइज करने जा रहे हो. तो आप कहते हैं क्या कि हम मिस नहीं करना चाहते हैं उस ऑफर को, और उस ऑफर को अगर हम मिस नहीं करना चाहते तो वी हैव टू ट्रैक एवरीथिंग, आवर इन्वेंटरी, एंड व्हाट वी आर गेटिंग फ्रॉम रॉ सप्लायर एंड सो ऑन. इन सबको ट्रैक करने के लिए डिजिटल टेक्नोलॉजी कैन बी यूजफुल. और हम क्या कर सकते हैं उस कंडीशन में, हम डिस्काउंट का ऑफर का यूज या कह सकते हैं फायदा हम उठा सकते हैं. सेम अप्लाइज इन द केस ऑफ कस्टमर्स, राइट. अगर कस्टमर्स को हम डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं तो हमारा क्रेडिट पीरियड क्या होगा, राइट. अगर हम क्रेडिट दे रहे हैं मान लो, तो हमारा क्रेडिट पीरियड क्या होगा, और जब हम क्रेडिट पीरियड को कैलकुलेट करते हैं देन वी सी कि क्या हमारा कॉस्ट आएगा, क्या हमारा बेनिफिट आएगा. नाउ फॉर दैट पर्पस आल्सो वी कैन यूज द डिजिटल टूल्स, और जिससे हमारे लिए डिसीजन मेकिंग क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी. मान लो हमारे कुछ प्रोसेसेस हैं which is taking lot of time and there are lot of errors, and we want to eliminate the errors, we want to reduce the time, right. So कुछ नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज को हम हटाना चाहते हैं, और जो मैनुअल एरर्स है, मैनुअल एरर्स को हम एलिमिनेट करना चाहते हैं. फॉर दैट पर्पस वी आर ट्राइंग टू डू इट. तो अब उस कंडीशन में क्या होगा, डिजिटल टेक्नोलॉजी में भी हेल्पफुल. सो हम ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करना चाहते हैं कि हम डिजिटल टेक्नोलॉजी क्यों लाना चाहते हैं. इसके कई सारे रीजन और कई तरह से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, कई सारे ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, करेक्ट. ऑलवेज 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 कम्युनिकेट. सेकंड, पहले तो आपने कहा ऑब्जेक्टिव जो इंटेंशन है उसको डिक्लेयर करो. सेकंड आप कह रहे हैं कि हमेशा 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 कम्युनिकेट करो. कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, right. Ensure that you routinely and honestly discuss the objective of the digital transformation and how they will affect stakeholders including employees, clients and other parties. So you have to communicate your digital transformation and related aspect to everyone. Discuss the objectives, right. Be ready for resistance. आपको इसके लिए तैयार रहना होगा. Once you implement it, resistance will come from employee side, है ना. Employee resist करेगा,
तो यू हैव टू बी रेडी फॉर दैट, और उसके लिए हमारे पास चेंज मैनेजमेंट होता है. हैव अ स्ट्रेटजी इन प्लेस फॉर डीलिंग विद एनी रेसिस्टेंस दैट मे अराइज. इंप्लीमेंट चेंज ग्रेजुअली, एकदम से नहीं, डिसरप्शन होगा. यू कांट चेंज at once. You have to done it in steps, in phases. So in order to avoid overwhelming individuals with too much change at once, this will give people time to become used to the new way of doing things. अगर आप उसको gradual implement कर रहे हैं, people will accommodate accordingly. Offer assistance and training, right? That will be needed because let's say technology को आपने include किया है and that is new for a lot of people. So they need to be trained. तो ट्रेनिंग की जरूरत है, असिस्टेंस की जरूरत है. वर्कर्स विल नीड गाइडेंस इन द न्यू प्रोसीजर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस एक्सेट्रा. फॉर दैट पर्पस असिस्टेंस एंड ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड. राइट, दिस इज हाउ यू मैनेज द चेंज. अगेन यू हैव 5 पॉइंट्स. अपने इंटेंशन को क्लैरिफाई करो, ऑब्जेक्टिव्स बताओ, हमेशा कम्युनिकेट करो, रेसिस्टेंस को काउंटर करने के लिए रेडी रहो, चेंज को ग्रेजुअली इंप्लीमेंट करो, नॉट एट वंस, एंड असिस्टेंस एंड ट्रेनिंग का प्रोविजन आपके पास रखो क्योंकि आपको इसकी जरूरत होने वाली है. नाउ this is your how to manage change during digital transformation, and this is the end of your part 1. End of your part 1. इस चैप्टर को भी मैंने आपको 2 पार्ट में रिवाइज कराया है. एक पार्ट बहुत लंबा हो जाता, 3-3.5 घंटे का हो जाता है, एक साथ आप कभी नहीं देखते, राइट? इसलिए इसको भी मैंने 2 पार्ट में कर दिया, पार्ट 1, पार्ट 2. So we are done with the part 1, और पार्ट 2 में हम McKinsey 7S फ्रेमवर्क से आगे बढ़ेंगे और चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे, राइट? पार्ट 2 you will be getting by tomorrow. Part 2 you will be getting by tomorrow. By tomorrow we will be done with our strategic management. ठीक है. जहां तक एफएम का सवाल है, 17 से शेड्यूल है. निश्चित रूप से आपने ग्रुप को ज्वाइन किया होगा, नहीं किया है तो अभी करो. ग्रुप को ज्वाइन करने का तरीका क्या है कि लास्ट वीडियो जो मैंने एफएम का जो अनाउंसमेंट डाला था ना, मिशन 169, उसमें देखोगे आप फॉर्म का लिंक डाला हुआ है. फॉर्म के लिंक को क्लिक करो, यू विल फिल द फॉर्म एंड देन वी विल शेयरिंग द लिंक फॉर द ग्रुप, और वहां से क्या कर सकते हैं, उसे ज्वाइन कर सकते हैं, राइट? तो इस पार्ट में हम यही रुकते हैं. अगले पार्ट में हम McKinsey 7S फ्रेमवर्क से आगे कंटिन्यू करेंगे. यहां तक को थॉरली पढ़ लो और बुक से एक बार निश्चित रूप से आपके पास जो भी नोट्स है, अगर मेरे क्लास नोट्स हैं तो उससे देख लो, मेरे बुक्स हैं तो उससे देख लो, या आपके पास कोई और बुक्स है तो उससे देख लो. स्टडी मैट से देखते हैं, स्टडी मैट से देख लो, बट एक बार गो थ्रू करके रखना अगले सेशन तक. टुमारो यू विल गेट द पार्ट 2 एंड टुमारो योर एसएम विल बी कंप्लीटेड 100%, राइट? बुलेट नोट्स रिवीजन जो है that will come at later stage. So stop here today. See you tomorrow. Thank you everyone. Bye bye. Take care. Keep working hard. Keep signing.